चेयरमैन की पावर से भी ऊपर क्या होता है, उनका बोर्ड होता है। तो जो बोर्ड के सदस्य होते हैं वो हर चीज को तय करते हैं। चेयरमैन से भी ऊपर बोर्ड रहता है। तो बोर्ड सबसे शक्तिशाली एक आपके जो कंपनी है, उस कंपनी में बोर्ड सबसे सबसे महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है। कोई भी डिसीजन लेना हो, कुछ भी तय करना हो, तो बोर्ड ही डिसाइड करता है। तो ये आपको एक बहुत अच्छा मौका मिला है, क्योंकि धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। सबसे अच्छी बात तो इसमें सब महिलाएं हैं। मैं आपको बात बताऊं कि मेरी सीईओ जिला परिषद जो हैं अभी नए आए हैं, उनसे चर्चा हो रही थी इस बारे में। तो जब उनको बताया कि हमारे 3 एफपीओ, अभी जो पहले वाले एफपीओ हैं, वो 3 एफपीओ में महिलाएं चला रही हैं, तो काफ़ी खुश हुए वो। और अभी उनको मालूम चला कि एक और एफपीओ से बना जिसमें महिलाएं चला रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, एक और बात बताऊं, यहाँ पे पहले पंजाब नेशनल बैंक के सर्कल हेड थे सुखमल जैन जी। वो अभी, जानते सुखमल जैन जी को ना, वो अभी एसएफएसी में है, दिल्ली में, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में। तब मेरी चर्चा हो रही थी, वो बोल रहे कि एफपी में कुछ कराओ, डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कराओ वैसा कराओ। तो जब मैंने उनको बताया कि हमारे तो सबसे यूनिक चीज़ है कि 3 एफपीओ महिलाएं चला रही हैं, तो बोले अगर ऐसा है तो मैं कोई ना कोई सीनियर ऑफिसर को, चीफ जो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को भी ला सकता हूँ यहाँ पे दिखाने के लिए कि महिलाएं कंपनी चला रही हैं। ठीक है। अब मेरी सोच क्या है, मेरे आने का मकसद क्या है? मेरा आने का मकसद ये है कि मेरे आने के बाद ये पहली कंपनी बनी है, बाकी कंपनी सब पुरानी है। ठीक है। तो मेरा इसमें पर्सनल इंटरेस्ट है। मैं चाहता हूं कि आप स्टार्टिंग से ही जो कंपनी काम करती है, जो विजन के साथ में, उससे चले आगे। कई बार क्या होता है कि हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं और हमको समझ में नहीं आता, तो कंफ्यूज होकर उस काम को छोड़ देते हैं। और आपको क्या लगेगा कि अभी आप कर रहे हो, आपको लगेगा कि गोकुल जी करे, है ना, आप भी कंपनी में, क्योंकि ये आपसे संस्था तो यही है जिसके थ्रू माध्यम काम हो रहा है, तो कई चीज़ों पे आप इन पे निर्भर हो जाओगे। तो उससे क्या होगा, आपका जो इंटेलिजेंस है, आपका जो सोच है ना, वो दब जाएगी। ये तो बात मानिए, ये एसएचजी जो मूवमेंट आया, उसने तय कर दिया कि महिलाएं बहुत ही शक्तिशाली होती है, इस सेंस में कि उसको घर कैसे चलाना है, पैसों का मैनेजमेंट कैसे करना है। कंपनी में क्या करना होता है, कंपनी में पैसों का मैनेजमेंट करना होता है, पैसों का सदुपयोग, कैसे पैसे आपके पास में आए, कैसे पैसे का आपने उपयोग किया और कैसे पैसे वापस किए, और प्रॉफिट जो था अपने पास रखा। यही काम कंपनी करती है। तो वही काम आपको करना है। देखिए, आप सब में से होशियार है, मैं मानता हूं, लेकिन कुछ कुछ चीज होती है, टेक्निकल चीज शायद आपको ना पता हो। तो बस मेरा ये रहेगा कि आपकी जब भी बोर्ड की मीटिंग होती है, या आपके जितने भी सदस्य हैं, आप उनको समय समय पे बताते रहिए कि हमको अब क्या करना है। हर एक कंपनी का एक विजन होता है, एक दृष्टिकोण होता है कि हमको आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमारा बिजनेस आगे बढ़े। तो आने वाले सालों में मैं सोचता हूं कि अपनी कंपनी एक जो बिजनेस फॉर्मेलिटी ना रहे। कई बार क्या होता है, कुछ हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे, कुछ हमारी जो कंपनियां थी, वो आपको भी पता होगा कि इतनी अच्छी नहीं चल पाई जो हमारी सोच थी। उससे कई कारण है, तो कारण हम चर्चा नहीं करेंगे। मैं आपको आगाह कर रहा हूं इस बारे में कि आपकी कंपनी को कोई भी समस्या आए किसी तरह की, हम कोशिश करेंगे उसको पूरा करने की, लेकिन कंपनी आपको चलानी है। मानते हो बात? कोई भी एक नया युवा या कोई एक नई सोच के साथ में, कुछ लोग क्या होते हैं, आजकल स्टार्टअप्स चल रहे हैं। स्टार्टअप्स में क्या होता है, 2-3 युवा लोग आए, आईआईटी ग्रेजुएट्स हुए या अच्छे पढ़े लिखे लोग हुए, मिलके अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं कुछ। उनको स्टार्टिंग में पैसे में बहुत दिक्कत आती है, पर उनकी सोच, उनकी जो लगातार कोशिश करने से वो अच्छा सेटअप हो जाता है ना। तो समस्या आपको बहुत आएंगी, लेकिन आपको कंपनी को चलाना है। तो आप ये सोचिए कि अगर हमारी कंपनी, आपका युवा शक्ति मिल्क का है, युवा जागृति मिल्क एंड एग्रो कंपनी लिमिटेड, आपकी कंपनी लिमिटेड कंपनी है आपकी, तो ये कंपनी आने वाले 4-5 सालों में या आगे 10 साल में कहाँ जाएगी। 2 तरह के प्लान होते हैं। आपका जो बोर्ड है ना, इसी की चलेगी पूरी कंपनी में, है ना। तो आपको 2 तरह के प्लान बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो कम समय का प्लान, कि आने वाले 1 साल में या 6 महीने हमको क्या काम करना है, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्लान, कम समय के प्लान, है ना। एक होता है बड़ा प्लान, हमको 10 साल में या 5 साल में हमको कहाँ पहुंचना है हमारी कंपनी को, ठीक है। और वो पहुंचने के लिए हमको छोटे छोटे क्या प्लान बनाने पड़ेंगे। ये आप सबके लिए नया है, मैं जानता हूं, पर हम लोग आपके साथ हैं।
आप विश्वास कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके साथ हमेशा रहने की। कई चीज़ आपके समझ में अभी नहीं आएंगी क्योंकि पहली बार कंपनी बन रही है, लेकिन मेरी विश्वास कीजिए कि आप लोग जब 1 साल बाद आओगे तो आप में अलग तरह की आपके चेहरे पर चमक रहेगी कि आप खुद एक कंपनी चला रहे हो, आप दूसरों को नौकरी दोगे, अपना मुनाफा बढ़ाओगे और आप इस कंपनी के नाम से हमेशा हर जगह जाने जाओगे। अभी आपको पता हो कि एक कंपनी को पिछली बार जो नारायणपुर में कंपनी को बेस्ट एफपीओ का अवार्ड मिला है अशोक गहलोत जी द्वारा, आप तो गए थे, आपको तो पता है ना। उस कंपनी को क्यों मिला? सबसे यूनिक बात उसकी ये थी कि सब महिलाएं हैं उसमें, 778 महिलाएं हैं उस कंपनी को चला रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ देखने में बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि अच्छी क्या चीज़ लगती है, जो चीज़ नहीं हो रही होती है और वो चीज़ नहीं होती है तो अच्छा लगता है ना। ये लोगों ने देखा नहीं कि महिलाएं कंपनी चला रही हैं, वो भी ग्रामीण महिलाएं, इतनी सारी महिलाएं मिलकर ये कंपनी चला रही हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये। तो बहुत इनिशियल स्टेज है, बहुत शुरुआत है इन चीज़ों की ये, और वो शुरुआत में आप सभी को मौका मिला है। इसमें महत्वपूर्ण योगदान आपकी संस्था का है, युवा जागृति संस्थान का, है ना। बाकी तो सब माध्यम रहते हैं, है ना, बाकी सब माध्यम है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपको सपोर्ट मिला है तो उस सपोर्ट का फ़ायदा लेके आप जब भी बोर्ड मीटिंग करते हैं ना, तो बोर्ड मीटिंग में आप ये तय कीजिए कि हमें क्या करना है, एक लंबा प्लान, और हर बार रिव्यू कीजिए उसका। आपके सीईओ कोई अपॉइंट हुए हैं अभी? सर हमारी चल रही है अभी, जस्ट हाँ। एमएससी एग्रीकल्चर है। एमएससी एग्रीकल्चर है, तो मोस्टली उसका एग्ज़ाम है, हाँ। लगभग 5 तारीख तक आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब रही बात भाषण की, बात ज़्यादा नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारा इंटरेक्शन हो, आपस में बात करें, आप भी आपस में बात करो और मैं भी हम आपस में बात करें, ठीक है। क्योंकि अभी अगर कंपनी चलानी है तो ये शर्म, बोलने में शर्म, हिचकिचाना, ये छोड़ना पड़ेगा आपको। अपनी बात कहीं भी डाउट हो आपको हाथों हाथ पूछना है, ठीक है। सबसे पहले बात थोड़ा मैं एफपीओ के बारे में बताऊंगा आपको, हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आराम से, चर्चा। आप रिलैक्स रहो, कोई टेंशन मत लो कोई भी, है ना। जो चीज़ समझ में नहीं आए मैं 10 बार बताऊंगा आपको, लेकिन आपको मिलके इस कंपनी को अच्छा चलाना है। सारा मुनाफा आपका है, नुकसान आपका है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। मेरे तो बस ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे आने के बाद ये पहली कंपनी बनी है, 2 ही कंपनी बनी है, एक ये आपकी है और एक स्पेक्ट्रा संस्थान की है। और पहले की मैं हालांकि देखता रहता हूँ, रिव्यू करता रहता हूँ, फिर भी एक मैं चाहता हूँ कि शुरुआत से कोई कमी ना रहे। एक बार शुरुआत आपकी थोड़ी कमज़ोर होगी तो उसको फिर आगे से बहुत समस्याएं आती हैं, फिर दोबारा खड़े करने में बहुत जोर आता है, ठीक है ना। नींव मजबूत बननी बहुत ज़रूरी है। अब देखो, सबसे पहले तो एफपीओ को समझिए। एफपीओ का फुल फॉर्म जानता है कोई? अगर हिंदी में बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, आपने सही बताया। हिंदी में क्या बोलते हैं आप में से कोई भी? अगर आपको नहीं आता तो ये कोई एग्जाम नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि नहीं आता तो फिर कोई मैं बोलूँगा कुछ। पहली बारे में हो सकता है वो कुछ भी ना पता हो। किसानों द्वारा उत्पादित हाँ, उनका प्रोडक्ट है उसको, इसका हिंदी में जो नाम है कृषक उत्पादक संघ। जो कोई उत्पाद पैदा करते हैं, जिसका कोई प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, कुछ भी पैदा कर रहे हैं। जैसे मान लो आपके यहाँ पे क्या पैदा करते हैं, मान लो खेती में गेहूं करते हैं, हाँ, तो ऐसे किसान जो गेहूं पैदा करते हैं वो इकट्ठा हुए, अपना एक संघ बनाया, ठीक है, और वो संघ आगे जाके कंपनी बन गया। तो उसमें सारे किसान वही होने चाहिए जो वो उत्पाद को पैदा करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे सारे, एक गेहूं की कंपनी बनी है, एक गेहूं का एफपीओ बना है, तो इसका मतलब हम ये मानेंगे कि सारे जो किसान हैं उस एफपीओ में सारे गेहूं उगाते हैं। ये जरूरी कंडीशन होनी चाहिए आपकी। आया समझ में? अगर आपके सारे मेंबर्स, आपकी दूध की कंपनी है मान लो, सबके घर में गाय या भैंस होनी चाहिए ताकि दूध वहां से लेके उसको बेच सकें। इसकी सबसे पहली कंडीशन यही है कि सबके पास वो प्रोड्यूस होना चाहिए। आया समझ में? अगर मान लो आप 500 महिलाएं हैं, 500 ग्रुप में हैं, अगर 500 में से 10 लोग हैं जो जिनके पास गाय या भैंस नहीं है और दूध का प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो क्या उसके सदस्य हो सकते हैं? वो नहीं हो सकते, ठीक है ना। इसलिए इसको प्रोड्यूसर कंपनी बोलते हैं कि सबका एक प्रोड्यूस होना जरूरी है। आया समझ में? ये इसकी सबसे पहली कंडीशन है। आपको पीछे समझ में आया ये बात?
नहीं समझ में आया तो आराम से पूछिए, किसी भाषा में पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा आपसे नाम कुछ इंट्रोडक्शन तो किया ही नहीं, आपका नाम, क्योंकि मैं कईयों को जानता हूँ, आप मिलते रहते हैं। आप पीछे से बताइए नाम, अपना नाम बैठ के बताइए, कोई दिक्कत। अच्छा, टीम की जी, सुषमा देवी जी। हाँ, सुनता जी। अच्छा, जानता हूँ आपका नाम तो। देखिए, बनाया इसलिए गया था, हम कोई भी फसल उगाते हैं या कोई भी हम पैदावार करते हैं तो ये माना गया है कि किसानों को, किसान चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, मैं जनरल बातें कर रहा हूँ अभी ना, कि किसानों को उसके उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिल पाता। मानते हैं बात? मानते हैं नहीं मानते? बताइए पहले। हैं जो मिलना, आज मैं आपको बताऊँ गेहूं क्या रेट है। मैं आज एग्जांपल इसलिए बताऊँ कि आज सुबह खरीद के लाया हूँ, इसलिए घर में आटा खत्म हो गया था, मैं अकेला था तो आटा लेने गया। तो गेहूं क्या रेट है अभी बिकता, जो आप बेचते हो, खेत में खरीदते वो नहीं, जो हैं 1600। अच्छा, 1600 रुपये ना। अच्छा, मैंने आटा खरीदा आज 5 किलो 180 रुपये का, ठीक है, कितने रुपए हो गया? किसकी गणित अच्छी है? सर निकालो, सोचो। मैंने आज 5 किलो आटा खरीदा, सुबह खरीदा, इसलिए बता रहा हूँ आपको, 180 रुपये का, तो कितने रुपए किलो हो गया? नहीं, दोबारा करो, दोबारा कोशिश करो, फोन कोई यूज नहीं करेगा। 180 रुपये का 5 किलो हैं? दोबारा मौका मिलेगा आपको। हैं 36 रुपये किलो। 36 हो गया ना। तो मैंने 36 रुपये किलो खरीदा है आज। और क्या किया है, गेहूं था उसको बस पीसा होगा, और क्या किया, थोड़ा बहुत और काम किए हैं। तो रेट कितनी होगी? डबल से ज़्यादा, डबल तो 32 रुपये होती है। 36 रुपये किलो मैंने खरीदा। तो मैं सोच रहा था, आज ये सोच रहा था ये बात, मैंने कहा कितना अंतर आता है ना। 16 रुपये की चीज़, 16 रुपये था ना, 1600 रुपये मतलब 16 रुपये, 16 की चीज़ मैंने 36 में खरीदी है। मैं वही बता रहा हूँ कि छोटा मोटा काम है खरीदा। तो अब ये बात तो तय है कि जो किसान मेहनत कौन करता है, किसान को गेहूं में कितना टाइम लगता है आपको उगाने में? 6 महीने ना। और गेहूं को उगा के आप बेचते हो ना, बेचने से लेके पिसाई तक कितना टाइम लगता है? कितना समय लगता होगा, मतलब मैक्सिमम बताओ। 5 किलो आटे में 10 मिनट लगते हैं। हाँ, एक दिन मान लो, 6 महीने आप मेहनत करते हो, तो कितने मिलते हैं आपको? 16 रुपये, जिसमें से लगभग 10-12 रुपये खर्चा हो जाता है आपका, 12-13 रुपये खर्चा हो जाता होगा। बिल्कुल सर। कितने मिले आपको? 4-5 रुपये 1 किलो के, रफली बता रहा हूँ मैं। वही काम 16 से 36, 20 रुपये का जो फायदा हुआ उसमें लगभग 1 दिन लगा हैं, 2 दिन लगे होंगे कुछ, है ना। वो कौन ले गया? खरीदने वाला कहाँ से ले गया? वो तो देखे गया है, बीच वाले जो थे, बीच वाले आदमी थे वो ले गए। तो अब मेरे कहने का मतलब समझिए कि जो मुनाफा है, जो मुनाफे वाला काम है, वो कोई और ले जा रहा है। हमारे किसान भाई या बहन जो हैं वो इतनी मेहनत कर, 6 महीने मेहनत करके भी उनको इतना पैसा नहीं मिल पाता जो वो एक दिन में ले जाते हैं। बस उसमें क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात होती है। एक और उदाहरण देता हूं आपको। सुबह सब्जी, जब मंडियों में सब्जी आती है तो वो क्या करते हैं, बाहर मंडी से 10 रुपये किलो कुछ खरीद लिया, मान लो कुछ भी चीज़ खरीद 10 रुपये किलो, संतरे खरीद लिए, 10 में महंगे होते हैं, 50 रुपये किलो खरीद लिए। फिर क्या करते हैं, संतरों को छांटेंगे। उन्हीं संतरों को बड़े बड़े एक जगह, बीच वाले एक जगह और छोटे वाले एक जगह, ये 100 रुपये किलो, ये 80 रुपये किलो, ये 60 रुपये किलो। 50 रुपये वाले या 100 रुपये भी जा रहे हैं। क्या क्या उसने छांटे हैं, जिसको हम सॉर्टिंग बोल देते हैं भाषा में। भाषा है कुछ, अंग्रेजी में कुछ नहीं है, सॉर्टिंग ग्रेडिंग है ना, यही है और कुछ नहीं है। थोड़ा सा उसको अंतर करके उसको डबल रेट में भेज दिया। 50 रुपये किलो में कहाँ से किसान के पास तो उसको 20 रुपये मिले होंगे,
20 रुपये मिलेंगे मेरे ख्याल से। पर उसने थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको सॉर्टिंग करके वही सेब को 100 रुपये किलो बेच दिया और सबने खुशी खुशी खरीदा। सबसे पहले 100 रुपये किलो गलत बिकते हैं, उनको सबको लगता है कि ये अच्छे हैं, पैसों की कमी तो आपको होती नहीं है, तो सबको लगता है कि ये अच्छे हैं, ये पहले खरीद लो। तो अब ये बात समझिए कि जो मुनाफा है वो कहाँ जा रहा है। मुनाफा किसान को 10 से 15% मिलता है। 100 रुपये का मुनाफा हो रहा है तो किसान को 10 से 15% ही मिलता है। ये बात समझिए आप मेरी, ठीक है। तो कंपनी बनाने का उद्देश्य यही है कि जो मुनाफा है वो हमारे किसान भाई या बहनों को मिलना चाहिए। वो कैसे मिलेगा कि जो भी बिचौलिया जो काम कर रहा है, क्या बोलते हो आप लोग, आड़तिया क्या बोलते हो बिचौलिया को, मिडिल में आड़तिया बोलते हैं ना। जो आड़तिया, कई सारे आप बीच में आते होंगे, एक आदमी तो करता नहीं है। तो जो काम ये कर रहे हैं, जैसे आपने बेचा किसी को, उसने किसी और को बेचा, फिर उसकी प्रोसेसिंग की या कुछ भी किया, उसको अलग अलग जगह जगह बेचा, तो ऐसे मान लो 8-9 लोग बीच में आ गए, तो वो 8-9 काम जो हैं उसमें से कितने अधिक से अधिक काम हमारा ये कंपनी कर सके जिससे वो मुनाफा उनको मिल पाए। आया समझ में। अब ये शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं? शुरुआत सबसे पहले क्या होती है, हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, खेती करने के लिए क्या ज़रूरत होता है सबसे पहले, आप बताओ। चलो आपस में बात कर रहे हैं, कोई इसमें आप वो मत समझो ना, कोई भाषण दे नहीं रहा मैं आपसे बस नॉर्मल बात करने आया हूँ। सबसे पहले किसानों को क्या चाहिए होता है अच्छी पैदावार करने के लिए? सर अच्छी क्वालिटी के बीज चाहिए। अच्छी क्वालिटी के बीज चाहिए होते हैं और खाद चाहिए होती है ना, बीज खाद। तो अगर ये अपने कंपनी के माध्यम से मिले, दो चीज़ का फायदा होगा। मुनाफा कहाँ जाएगा? कंपनी के पास, मतलब खुद के पास ही। अपनी तो कंपनी है, अपने मेंबर्स को अगर आप खुद खाद बीज बेचोगे तो पहली बात तो उसको खाद बीज अच्छे मिलेंगे और आपके मन में ये गलत नहीं रहेगा कि इसको हम खराब क्वालिटी वाला दें, इसको हम बिल ना दें। उसको आप बिल भी दोगे। अभी आप खाद लेने जाओगे, बीज लेने जाओगे ना, कोई आपको बिल नहीं देगा, नहीं देता आपको, है ना। अच्छी कंपनी के आपको बीज मिलेंगे क्योंकि आप खरीद रहे हो, एक कंपनी खरीद रही है, कोई टाइप रहता है, कंपनी वहाँ से खरीदेगी, तो अपने मेंबर्स को आप सही खाद बीज दोगे और जो मुनाफा होगा सही रेट में दोगे। और जो मुनाफा होता भी है वो मुनाफा कहाँ जाना है? आपके पास ही रहेगा। तो सबसे पहले तो काम शुरुआत होती है कि हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, इनपुट सप्लाई बोलते हैं इसको। इनपुट उसका लाइसेंस बनता है। आप अपनी एक दुकान खोल सकते हैं कहीं पे भी जहाँ पे आपका एफपीओ अच्छा है, आपके सारे मेंबर्स वहाँ से वो सामान खरीदें, उनको आप फैसिलिटी कराओ। आया समझ में आती है? सबसे पहली बात शुरुआत यहाँ से होती है ना, सारे मेंबर्स को अच्छा खाद बीज मिला जाए। उसके बाद क्या करते हैं, किसान सारे काम खुद करते हैं, कुछ खेती करनी है। मैं आपको जनरल एफपीओ का कंसेप्ट समझा रहा हूँ, दूध वाली बात नहीं कर रहा, दूध वाली बात बाद में कर लेंगे। फिर किसान अपनी खेती खुद करता है, उसको फिर आगे क्या करता है, वो फसल काटने के बाद में वहाँ बेच देता है। ज़्यादा किसान वहीं बेच देते हैं। छोटी छोटी ज़मीन होती हैं, कौन लेके जाए मार्केट में, इससे अच्छा कोई भी आएगा वहाँ बेच देगा। सही बात है ना। तो दूसरा काम क्या होता है हमारा, कंपनी क्या कर सकती है, जहाँ पे हमको आड़ती की ज़रूरत होती है। हम बात करें आड़ती की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। पहले तो वहाँ पे इनपुट सप्लाई में वो भी आड़ती ही है जो हमको खाद बीज दे रहा है, मतलब हमको जहाँ कंपनी से मिलना चाहिए उसके बदले कोई दूसरा आदमी बीच में वहाँ से खरीद के हमको दे रहा है। जो मुनाफा है वो खुद ले जा रहा है, तो ये मुनाफा कहाँ गया, हमारी कंपनी में गया ना। अगर वो काम आप खुद करने लग जाओगे तो उसका मुनाफा अपनी कंपनी में। ठीक है, शुरुआत यहाँ से हुई। सेकेंड स्टेप क्या होगा, दूसरा कदम क्या होगा हमारा? सर जैसे छोटे छोटे लोग मतलब थोड़ी थोड़ी जमीन का गेहूं गाँव में बेच रहे हैं, हाँ, या फिर ऐसे बेच रहे तो सबको खरीद के सबको इकट्ठा करना है ना। जैसे मान लो आपके 20 लोग हैं, 20 लोग हैं तो उसका सामान को इकट्ठा करना दूसरा काम हुआ। एक जगह इकट्ठा करके या तो स्टोर करोगे, है ना। कई बड़े जो होते हैं गोदाम वाले लोग होते हैं जो बड़े ये काम करते हैं, इस मामले में क्या करते हैं, वो चीज़ को इकट्ठा कर लेते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं और सही रेट आने पे उसको बेचते हैं। करते नहीं करते? प्याज के दाम देखा ही होगा आपने, सर गेहूं 2000 तक चला जाता है ना। गेहूं क्या, बहुत सारी फसल ऐसी हैं जो रेट में अच्छे मार्केट आने पे बहुत अच्छी रेट आती हैं। तो वो तो इकट्ठा करने के बाद कब बेचना है वो कंपनी तय करे, पर इकट्ठा करने के बाद उसको मेंबर्स को पैसा मिल जाए। क्योंकि मेंबर को तो उतना ही पैसा मिला, लेकिन जो मुनाफा किसके पास आया, और कंपनी किसकी है, खुद की कंपनी तो है। भले ही आपको उस समय उतना ही पैसा मिला हो, लेकिन वो मुनाफे, आपके मुनाफे में बढ़ रहा है वो।
आपको साल के एंड में जो मुनाफा हो कंपनी वो आपको वापस मिल जाएगा। बात सही है नहीं? इकट्ठा करके उसको स्टोर कर सकते हो, स्टोर करने के बाद उसको बेच सकते हो आप, ठीक है ना, उचित अच्छी मंडी में। हो सकता है कि आपको बानसूर बेचना पड़ जाए, लेकिन अगर सामान ज़्यादा हो, सामान और ज़्यादा हो, तो आप उसको इससे अच्छी मंडी कहाँ पे होगी? कहाँ है इससे अच्छी मंडी? वहाँ पे आपको हो सकता है कुछ और अच्छी रेट मिल जाए, ठीक है ना। ये आप तय करोगे। और ये तो आपने बेच दिया, अभी आपको क्या लगा कि हम तो काम करें, फिर मुनाफा थोड़ा कम हो रहा है, जैसे मैंने बताया आपको गेहूं बेचने से मुनाफा इतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपको ये लगा गेहूं का अगर हम आटा बना के बेचेंगे तो अच्छा पैसा मिलेगा, है ना। मैंने ज़्यादा नहीं है, आटा चक्की लगवा लो। आटा चक्की कौन लगाएगा? कंपनी लगाएगी। अच्छी चक्की लगा ले, अच्छा करके उसका प्रोसेसिंग में चले जा सकते हो, फिर उसको अच्छे से पैकेट्स में बेच के अपनी कंपनी का नाम लिख के उसको आप बेच सकते हो। दोनों काम होंगे, कंपनी की पब्लिसिटी भी होगी और आपका गेहूं का फ़ायदा जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि गेहूं पीस के बेच रहे हो आप। आया समझ में बात? फिर उस गेहूं उसको कहाँ बेचना है? अगर आप बल्क में बेचोगे ऐसे ही तो कम रेट में बिकेगा, लेकिन आप अपनी खुद की जो शॉप्स खोल लो, मान लो कंपनी की शॉप खोल लो, बानसूर में खोल लो या अलवर में खोल लो, वहाँ महंगा बिकेगा, क्योंकि अब डायरेक्टली आप कस्टमर को दे रहे हो। तो ये सब डिफरेंट स्टेजेस हैं जहाँ पे हमको आड़ती की जरूरत पड़ती है और वो काम हमारी कंपनी खुद कर सकती है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने पहले क्या कहा था आपको कि आपको प्लान बनाना बड़ा, कि हमको आखिर में तक क्या करना है, लेकिन उस आखिर कदम तक पहुंचने के लिए हमको धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ना है, कि अगले 10 दिन में या अगले 1 महीने में हमको पहले ये काम शुरू करना है। ये काम हमने कर लिया, उसके बाद एक एक सीढ़ियों से आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। एक कदम चल लिए, फिर एक कदम और आगे चलेंगे, वो काम हो गया, फिर हम अगले स्टेप लेंगे। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। अब इसमें कंपनी को फायदा कहाँ होता है? सबसे पहली बात हम क्या सोचते हैं कि हमको फायदा कहाँ से, है ना। कंपनी बना ली, स्टार्टिंग में पैसों की जरूरत होती है, पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो अभी एक बात समझिए मेरी बात, आपके मेंबर्स कितने हैं? अभी कंपनी कितने मेंबर्स हो चुके हैं? सर 10 तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, 240 मेंबर, ऐसे करके 250 250 मेंबर्स हैं, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ फैसिलिटी क्या होती है इसमें, क्यों आपको समझना जरूरी है। जितने भी मेंबर्स हो गए, अपने शेयर होल्डर्स हो गए, जिसने कंपनी के शेयर ले लिए, है ना, हर कंपनी के शेयर्स होते हैं, कोई भी कंपनी, वो उसके शेयर होल्डर होते हैं, वो अपना कुछ पैसा उसमें लगाते हैं, तभी पैसा मिलता है वापस। सही बात है या नहीं? तो सभी मेंबर्स कुछ पैसा जो आप लोग तय करोगे वो इकट्ठा करोगे। जैसे कुछ तय किया आपने? सर 10 रुपये तो मिनिमम शेयर और एक बंदे के 1000 रुपये मिनिमम। 10 रुपये तो मेंबरशिप फीस होगा, मेंबरशिप फीस मेंबर उसमें कुछ नहीं, वो तो मेंबर बनने के लिए है। और 1000 रुपये शेयर मिनिमम 1000 रुपये शेयर, हाँ सर, है ना। तो 5 तक की कर रहे हैं, लेकिन अभी 1000 फिर कॉमन रखो सबका ना, ताकि वो ही लेके चलो। ना। सुनो, अब मैं बताऊँ आपको बात। अभी एक सुविधा जो मिलती है इक्विटी ग्रांट की, उस सुविधा में क्या होता है कि जितने पैसे हमारी कंपनी इकट्ठा करती है अपने शेयर होल्डर से, ठीक है, उसके बराबर पैसा आपको सरकार की तरफ से मिल जाता है ना। एसएफएसी की जो गाइडलाइंस है ना, अभी नाबार्ड भी दे रहा है उसमें, ठीक है ना, वो पैसा वहां से मिल जाएगा, ठीक है। आप जैसे मान लो अभी आप 250 मेंबर हो, आप गणित करके बताओ, 250 मेंबर ने 1000 रुपये लिया तो कितने रुपए हो गए? आपका इक्विटी कितना बन गया? कंपनी के पास कितना पैसा आ गया? 2.5 लाख, ठीक है। 2.5 लाख आपके पास में आ गया, तो आपको एसएफएसी से कितना पैसा मिलेगा? अभी नहीं तो नाबार्ड भी दे रहा है, लेकिन कितना मिलेगा? 2.5 लाख मिलेगा, ठीक है। तो कितना पैसा हो गया? मुनाफा हुआ या नहीं हुआ? कंपनी का पैसा बढ़ा। इसकी लिमिट है 15 लाख, समझिए ये बात को। इसकी लिमिट है 15 लाख, जो कि आप 2 बारी में ले सकते हो सिर्फ। जो 15 लाख की जो लिमिट है वो आप अधिक से अधिक 2 बारी में ले सकते हो। जैसे मान लो आपने एक बार में 2.5 लाख ले ली, तो अगली बार आपको 12.5 लाख ले सकते हो। अगर आपने कम लिया तो उसके बाद दोबारा नहीं मिलेगा। आपने 2 बार 2.5 लाख ले लिया, जैसे मान लो आपके 250 मेंबर्स हैं अभी, तो आपने 2.5 लाख ले लिया वहां से, और 250 और जुड़ गए, आपने 1000 उनसे लिया, तो कितने हो गए? 2.5 लाख और हो गए, तो आप 2.5 लाख और ले लोगे, तो 5 लाख ही मिलेंगे आपको। सर वो हमारी मर्जी है, या हम लोग 2-2 हज़ार का शेयर करके 5 लाख बस यही बता रहा हूँ। इसके लिए क्या करना होगा आपको? पर उसके लिए गाइडलाइंस कम से कम 300 मेंबर होने चाहिए उसमें, ठीक है ना। अभी जो रिवाइज गाइडलाइंस है, कम से कम 300 मेंबर्स होने चाहिए उसमें। तो वो ऐसा कर सकते हो आप,
उसके लिए बेस्ट है कम से कम आपके 750 मेंबर्स हों। 750 मेंबर 2,000 रुपये इकट्ठा करें तो 7.5 लाख आपके कितने हो गए? 15 लाख हो गए। और 15 लाख कहाँ से मिलेंगे आपको? हो जाएगा सर। वहाँ से मिल जाएंगे। तो आपका इक्विटी कितना हो गया? 30 लाख। समझे बात? तो 30 लाख आप कहीं पे इस्तेमाल कर सकते हो, आपका इक्विटी हो गया। आपको सबसे बैंकिंग जो बैंक लोन देगा ना तो उसके हिसाब से लोन देता है। बैंक कंपनी को लोन देते टाइम कई चीज देखता है, इतना आराम से देता नहीं है। बैंक देगा, नाबार्ड की एक सब्सिडी है नैब किसान, वो भी अभी राजस्थान में आ गई है, तो अब लोन में इतनी दिक्कत आएगी नहीं, अच्छा सर। है ना। तो वो भी देखती है ही कि आपका इक्विटी कितना है। ठीक है, आपकी इक्विटी कितनी है वो देखती है। तो आपको इक्विटी कैसे बढ़ानी है ये बोर्ड तय करेगा, आपकी जिम्मेदारी बहुत है। आप डरो मत, कोई भी ये मत सोचना कि अरे क्या काम है ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ क्या इक्विटी होती है, क्या पैसा होता है। देसी भाषा में समझोगे कुछ नहीं है कि जितना पैसा हम इकट्ठा करेंगे उतना पैसा हमको सरकार की तरफ से मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब हमारे कागज पन्ने पूरे हों। जो हमारी, आप गोकुल जी आप एसएफएससी की गाइडलाइन पढ़ लेना कि उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ताकि आप शुरुआत से वैसे ही काम करो, ताकि वो पैसा मिलने में दिक्कत ना आए। अभी हमारी, मैं बता दूं आपको, 9 कंपनियां यहाँ पे, आपकी से पहले अभी 9 कंपनी में सिर्फ 3 कंपनी को वो सैंक्शन हो गया, वो भी इसी साल हुआ है। मैं आपको बताऊं, उससे पहले सैंक्शन ही नहीं हुआ था, बहुत दिक्कतें आ रही थी। पर अभी वो बात है कि आप लोग जल्दी करोगे तो सुखमल जैन जी वहाँ पे एसएफएससी में है और मैं उनको बोल दूंगा, उन्होंने कहा भी है मुझे। तो अभी इसी कारण, उनके कारण ही 3 सैंक्शन हो गए, एमएसडीडी के 3 एफपीओ को सैंक्शन हो गया इक्विटी ग्रांट। जरूर सर। ठीक है ना। तो ये पैसा हमको वहां से मिल सकता है। कंपनी को अच्छा करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, पैसे आपको कहां से मिल सकते हैं वो देखना पड़ेगा आपको। तो सरसों का आप बेच रहे हो, फिर आपको लगता है सरसों में फायदा कम हो रहा है, सरसों की हम एक मील लगाते हैं, जाके सरसों का तेल निकाल के उसको बेचेंगे। अगर आप कंपनी तय करती है, मान लो उसमें कुछ खर्चा है, तो पैसे की जरूरत कहाँ से पूरी होगी? आपको बैंक से लोन लेना होगा। बैंक से लोन लोगे तो आप, बैंक क्या मांगता है? कुछ गिरवी रखने के लिए कोलेट्रल मांगता है, नहीं मांगता? ऐसे देगा नहीं बैंक। तो उसके लिए सरकार ने सुविधा की है, नाबार्ड के पास में भी है और एसएफएससी उसको, बैंक को आपके बिहाफ में गारंटी देता है। समझ में आया मेरी बात? कि आपकी कंपनी के बिहाफ में एवरेज में नाबार्ड बैंक को ये गारंटी देता है कि ये पैसे आप चिंता मत करो, अगर डूबेंगे तो हम दे देंगे आपको। ठीक है, 2 करोड़ तक का लोन आपको ऐसे मिल सकता है, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। जैसे केसीसी में क्या करना पड़ता है आपको? बैंक से केसीसी में आप लेते हो तो आपको जमीन गिरवी रखनी पड़ती है, अपनी रखनी पड़ती है ना, नहीं तो बैंक देता नहीं है। आप हाउसिंग लोन घर के लिए लोन लोगे तो घर आपका जमीन या कुछ गिरवी रखना पड़ता है, ऐसे बैंक लोन नहीं देता। लेकिन आपकी कंपनी के लिए सुविधा है कि अगर कंपनी को लोन लेना होगा तो उसकी गारंटी नाबार्ड देगा बैंक को, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। और अभी आने वाले समय में जितनी भी स्कीम आ रही हैं, जितनी भी स्कीम सरकार की, चाहे राज्य सरकार है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, सारी स्कीम्स हमारे जो एफपीओ को फोकस करते हुए बनाई गई हैं। एक और उदाहरण दूं आपको कि राज्य सरकार ने एक जो स्कीम बनाई है प्रोसेसिंग के लिए, उसमें जो भी प्रोसेसिंग का काम आप करते हो, प्रोसेसिंग जानते हो, वही उसकी रूपरेखा, कोई भी अनाज है उसकी रूपरेखा बदल के बेचना, ऐसा मान लो आप। जैसे सरसों है तो सरसों नहीं बेचना, सरसों का तेल निकाल के बेचना। गेहूं है तो गेहूं को नहीं बेचना, आटा बना के बेचना। तो ये जो प्रोसेसिंग का काम अगर आप करते हो ना, तो उसके लिए जो भी आप ढांचा खड़ा करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए होगा ना, उसमें 50% की छूट है। 50% की किसको बोलते हैं? जैसे कि आपको 20 लाख रुपए आपने कहीं पे ऑयल मिल में लगा दिया, एफपीओ के लिए वो बता रहा हूं मैं, 20 लाख का खर्चा लगा दो, 20 लाख में से 10 लाख की आपको छूट मिल जाएगी। ओनली 10 लाख का खर्चा है आपका। तो अब ये राज्य सरकार ने किया है, मैं आपको कहां फायदे कैसे कैसे मिल रहे हैं। और एक और बात, अभी तो भारत सरकार ने एक और नई स्कीम आई है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। आपको फंड के नाम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उसमें जो भी आप लोन लोगे, जो भी आप लोन लेते हो ना, कंपनी जो लोन लेती है उसमें 3% की छूट मिलती है। ब्याज दर, जैसे मान लो आपको बैंक से 10% में ब्याज पैसा मिला, 10% 3% छूट आपकी कंपनी को ऐसे मिल जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं जो है कंपनी को मिल रही हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो फोकस रहे, वो आपका जो विजन बनाते हो जो भी कंपनी का, कि हमको यहाँ पहुँचना है,
कठिनाई बहुत आएंगी और आपकी हेल्प करने वाले बहुत लोग होंगे, तो आपको जो मदद करने वाले लोगों को साथ लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना है। ठीक है, आप में से कोई सवाल करना चाहे कैसा भी, मैं चाहता हूं कि आप फ्री होके पूछें और आप बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं, कुछ थोड़ा बहुत अपनी कंपनी के बारे में बताओ, क्योंकि अब आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है। एक कंपनी अगर आप अगर सोचते हो तो ये कंपनी बहुत बड़ी बन सकती है, और अगर आप नहीं चाहोगे तो ये कंपनी कुछ भी शुरू होने से पहले भी ख़त्म हो सकती है। ये आपको तय करना है कि हमारी कंपनी कहाँ तक जाएगी। 2016 में कंपनी बनी थी, आपको नाम का पता है कोई कंपनी का? दूध वाली कंपनी यहाँ पे कौन सी चल रही है? हैं? वो तो है, चलो वो तो बहुत बड़ी कंपनी हो गई, नेशनल लेवल की है मान लो। और बताओ, एक और कंपनी है जो गांव में दूध कौन ले, एक और कंपनी आ जाए, सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी। सखी का नाम सुना है? ये कंपनी कब बनी थी? 16-17 में 2016 में बनी थी, 4 साल ही नहीं हुए, है ना। कितने मेंबर्स हैं इसके? 5 जिलों में काम चलता है इनका, है ना। और ये कोई बड़ी बात नहीं कि उसको आपको लगता है सीईओ वगैरह चला रहे हैं। सीईओ तो आप लोगों को, आप अभी स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा, उसके बाद आप कंपनी का फायदा कमाओ, आप सीईओ को हायर करो, आप सीए को पैसे देके रखो, कौन मना करता है? अच्छे से लोगों को रखो। कंपनी का मालिक थोड़ी सब कुछ जानता है, कंपनी का मालिक कोई भी हो, आज मुकेश अंबानी है, उसको क्या पता क्या चीज़, उसको पेट्रोलियम को बहुत इंजीनियर थोड़ी है वो सब बातों का, है ना। वो हर इंडस्ट्रीज में आ रहा है, टेलीकॉम में आ गया, वो फ़ोन में आ गया, उसको थोड़ी पता है फ़ोन के बारे में कुछ भी। सब उसने नौकरी पे लगा रखे हैं, अच्छे अच्छे IIT ग्रेजुएट्स जो हैं वो लगा रखे हैं। वैसे अगर कंपनी जितना मुनाफा करेगी, आप उतने अच्छे लोगों को रख सकते हो, है ना। बेचने की समस्या, कुछ बेचने की समस्या है तो कुछ गाड़ी किराए पे ले ली या खरीद ली, या कुछ आदमियों को किराए मतलब रख लिया आपने, पैसे देके। हर कोई काम करता है पैसों से। तो आने वाले समय में आपको ये समस्या नहीं होगी कि आपको लगेगा कि महिलाएं हमको कहाँ कहाँ जाएंगे। जाने के लिए बहुत मिल जाएंगे आपको, मजदूर, हर तरह के लोग मिल जाएंगे, बस पैसा होना चाहिए कंपनी के पास, आइडिया आपका होना चाहिए, है ना। क्या करना है वो आप तय करोगे, किससे करवाना है वो तो हो जाएगा, है ना। और जब मुनाफा होगा तो जब पैसा होता है तो सब कुछ काम हो सकते हैं। ठीक है, अब आप में से कोई भी सवाल, आप में से क्योंकि संस्था में से भी अगर कोई पूछना चाहे मेरे से कुछ भी FPO के बारे में, तो प्लीज़ पूछिए, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके मन में कोई संदेह ना रहे। आपकी तरफ से कोई अगर सवाल पूछना चाहे सर से क्लियरली, क्योंकि देखो आज हमारी इस कंपनी का एक तरीके से मान के चलें, ये उद्गम है। जिस तरह से बच्चा उंगली पकड़ के चलना सीखता है ना, इस तरीके से आज हम एक तरह से चलने वाली स्थिति पे हैं। भविष्य में हम दौड़ने वाली पोजीशन पे भी पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले बीच का जो रास्ता है वो हमें एक तरीके से अच्छे से सीख के बढ़ना है। और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सर ने हमें बताई, मैं पहले तो उसके लिए धन्यवाद दूंगा सर। नहीं, कोई बात नहीं। मोस्टली एक ऐसा पार्ट जो कई दिनों से कंफ्यूज कर रहा था, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया। और मैं एक बात बता दूं कि ये जो कंपनी है वो आपकी है, इसमें हम DDM सर हैं, बाकी विभाग के लोग हैं, वो एक पुल की तरह काम करेंगे। आप लोगों को एक पायदान देकर, एक रास्ता दिखाकर, एक मंजिल तक पहुंचाने का एक हम माध्यम है। ये कंपनी आप सब लोगों की है, इस कंपनी के मालिक आप सब लोग हैं। बस शर्त है कि आज हम ये जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स यहाँ बैठे हैं, इन सब लोगों को एक विजन हो, एक मकसद हो, एक हमारा लक्ष्य निर्धारित हो। उस लक्ष्य को हम पूरा करने के लिए एक प्लानिंग करें। जैसा सर ने कहा कि हम 2 तरह की प्लानिंग कर सकते हैं, एक दीर्घकालीन अवधि के लिए और एक होता है अपना शॉर्ट टर्म यानी एक छोटी अवधि के लिए। तो अभी हम स्टार्टिंग फेज में हैं और हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है। तो हम अपने काम को स्टार्ट करने का जो पार्ट है, जो सबसे बड़ी जो इन्होंने सर ने इक्विटी ग्रांट जो हमें बताया, उसके लिए हमें एक अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए कि जो हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या हम 750 तक लेके चलें, और जो शेयर हिस्सा राशि है उसे हम 2000 करके लगभग हम कोशिश करें कि हमारा जो खुद का जो फंड है हमारे FPO का वो 15 लाख हो, जिससे कि 15 लाख का हमें कहाँ से सपोर्ट मिल जाए, वो सपोर्ट हमें इक्विटी ग्रांट के रूप में मिल जाए। तो आज आपका कॉर्पस कितना हो जाएगा, वो 30 लाख रुपए का फंड एक आपके FPO आपकी कंपनी का हो जाएगा। 2000 रुपये कोई बड़ी राशि नहीं है, लेकिन उस 2000 रुपये की वैल्यू अगर वो एक कड़ी से कड़ी जुड़कर
और एक 750 लोगों का एक छत के नीचे एक नेटवर्क बनता है, एक साथ बनता है, तो एक 30 लाख रुपए का एक नेटवर्क खड़ा कर देता है। उस बेस के ऊपर अगला पार्ट सर ने बताया कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे जो एफपीओ की सर हम बात करें तो इसमें 3 ऑब्जेक्टिव इनबिल्ट हैं, मिल्क, एग्रो और ऑयल, और ये तीनों ही ऐसी चीजें हैं जो हमारे यहाँ क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत हैं। पहला दूध, दूसरा हमारा यहाँ सरसों उत्पादन, और तीसरा हमारे यहाँ पर अगर हम बानसूर की बात करें तो सबसे ज्यादा सब्जी उत्पादन का जो रकबा है, अगर हम अलवर जिले की बात करें तो हम दूसरे तीसरे नंबर पर आते हैं, जो कि बानसूर सबसे ज्यादा सब्जी का उत्पादन भी करता है। और कई फार्मर्स ऐसे भी हैं वो जैविक तरीके से भी अपनी खेती को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों को कि इसका जो विजन है हमारा, उसको हम शुरुआत से सही से लेके चलें। जो पहला पार्ट सर ने बताया कि हमें ये लक्ष्य बनाकर, पहला हमारा अगले 3 महीने का एक लक्ष्य रहे कि हमें 750 मेंबर इकट्ठे करने हैं। उन 750 मेंबर्स का हमें 2-2 हज़ार रुपये का उनका जो शेयर राशि है वो हमें इकट्ठा करनी है। उसकी बाकायदा आपके जो अभी सर हम इसका इनॉग्रेशन भी कराएंगे सर से, जिसकी कुछ पोस्टर, कुछ पार्ट डिजाइन किए हैं, आप हरीश जी लेके आओ, ऑफिस में रखे हैं। एक बात पहले सुनो। मोस्टली उसमें ये चीज पूरा मेंशन किया हुआ है कि हमारी जो प्लानिंग रहेगी आगे की, उसमें शुरू के 3 महीने का लक्ष्य हमने यही रखा है कि हमारे जो 250 मेंबर हैं उनको बढ़ा के हमें 750 करने हैं, और हम सब लोग मिलकर, और सर ने जो रास्ता दिखाया और बाकी जो गाइडलाइंस सर ने जो दी है उनको स्टडी करके, और हम इस चीज़ का भी प्लान करेंगे कि अगले हम 6 महीने के अंदर जो हमारी स्टार्टिंग जो ये इक्विटी ग्रांट जो सर ने बताया उसके लिए हमारा एफपीओ एप्लीकेबल हो, हम उस मतलब कि कड़ी में खड़े होने लायक बन जाएं। उसके लिए जो प्राथमिकता हमारी जो तय करनी है वो हमें तय करनी है। अगला बात जो कि हमारे जो उद्देश्य रखे गए हैं, जो मकसद बनाए गए हैं, उनका एक जो मीटिंग्स हमारी होती है उनमें हमारा स्टाफ भी, और अब हम जैसे ये कोविड का थोड़ा सा असर कम होगा उसके बाद में हम थोड़ा सा इसको गति भी देंगे कि गांव में जो ग्राम लेवल की कमेटी बनाई है फार्मर्स की, उनके साथ में हम इन चीज़ों को और आगे बढ़ाएंगे। एरिया भी हमने सर पीआरए सर्वे करके नीड देखी है कि किस एरिया में किस चीज़ का उत्पादन है। एक पूरी बेल्ट है सर जहाँ सरसों बहुत ज़्यादा होती है, एक बेल्ट पूरी ऐसी है जिसमें सब्जी का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन एक पूरी बेल्ट ऐसी है जहाँ प्रोड्यूस एक कॉमन होना चाहिए। उसके बाद सेकेंडरी काम हो कोई भी को, जैसे मान लो आपका मुख्य काम क्या है, दूध का है, बिल्कुल सर, उसके साथ साथ में दूसरे काम भी कर सकते हो। कंपनी जब जैसे लगता है ना, कंपनी को पूरी साल भर आपको लगता है कि दूसरा प्रोड्यूस भी होना चाहिए। जैसे मान लो किसी का गेहूं का है तो गेहूं का काम तो एक पर्टिकुलर सीजन में होगा, बिल्कुल सर, बाकी समय क्या करेगी कंपनी, तो फिर दूसरा काम भी कर सकती है वो। लेकिन एक मुख्य काम होना चाहिए और बाकी उसके छोटे छोटे काम अन्य हो सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर दूध का जो पूरा एरिया हमने क्लस्टर भी बनाया है उसका, कुछ ऐसे फार्मर्स भी हैं जिनको हमने सपोर्ट करके उन्होंने छोटे लेवल पे बीएमसी भी सेटअप की है। अच्छा। कुछ ऐसे फार्मर्स हैं सर जो कि जो मावा वगैरह बनाने की छोटी भट्टियां उन्होंने लगाई है। कुछ ऐसे लोग हैं जो, जैसे आपने सखी डेयरी का उदाहरण दिया, कुछ ऐसे भी मेंबर्स हैं जो आसपास की ऐसी डेयरीज के ऊपर भी दूध को बेच रहे हैं। अब हम उसका एक पैनल बना रहे हैं कि ये पूरा का पूरा एक दूध का जो कलेक्शन सेंटर करके, और धीरे धीरे इसको हम एक जो यूनिट है हमारा वो चिलिंग प्लांट वगैरह कंप्लीट होकर और हम टाई अप के लिए आगे बढ़ें, इस तरह की हम रणनीति पूरी बना रहे हैं सर। चिलिंग यूनिट के लिए भी जो मैंने कहा था ना, एग्रो प्रोसेसिंग की जो स्कीम है राज्य सरकार की, उसमें 50% की छूट है, ठीक है ना। आपका चिलिंग यूनिट उसमें भी 50% छूट है, और वो भी एलिजिबल है जो 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन है ना। हाँ जो ब्याज में छूट है 3% की, उसके लिए एलिजिबल है वो, तो आपको बहुत फायदा हो सकता है उसमें। बिल्कुल। अब जब 50 लाख की बनती है, मान लो चिलिंग महंगी बनेगी, मान लो 50 लाख खर्चा है, तो 25 लाख आपको सरकार से मिल रहा है, 25 लाख आपको वहाँ से मिल रहा है, और जो बचे 25 लाख में आपको 3% की छूट भी मिल रही है। बिल्कुल सर। तो बहुत कम हो जाएगा ना ब्याज है, लगभग अगर देसी भाषा में बोले तो 50 पैसे, 50 रुपये सैकड़ा, 50 पैसे सैकड़ा, इतना ब्याज में आपको पैसा मिल जाएगा। तो बहुत सस्ता है मेरे ख्याल से ये पैसा। बाकी सबसे बड़ी बात तो आप पूछो। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, डाल सकते नहीं बिल्कुल। कंपनी इसको एसएचजी से कोई मतलब ही नहीं है। देखो एसएचजी अलग यूनिट है, कंपनी अलग है। एसएचजी कहीं रजिस्टर्ड नहीं होती है ना, आपका फेडरेशन भले रजिस्टर्ड हो, एसएचजी कहीं रजिस्टर्ड बॉडी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं। एसएचजी का कोई, आप ही कंपनी में कोई भी जुड़ सकता है,
कोई, और ऐसे जुड़ोगे तभी तो आपकी सदस्यता बढ़ेगी। सर जैसे अब मैं मेरे गांव में महिलाओं को तैयार करूं, हाँ, करो आप। कंपनी खोल रहे हैं, उसमें हाँ। किसी को शेयर डालना है, हाँ। अगला डालना चाहता है तो हम उसको ज्वाइन करवा सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल शेयर ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये कंपनी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। कंपनी को किसी से कोई मतलब नहीं है कि आप पहले क्या थे, एसएचजी के मेंबर थे या फेडरेशन थे या कोई नहीं। वो तो हमको एक माध्यम मिल जाता है कि हमारे एसएचजी की महिलाएं है, इनको सुविधा देने के लिए कंपनी में रजिस्टर करा दो। जैसे कंपनी है, ये बात आप लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा, सभी लोगों को। आज हम एक 2 साल से 3 साल से एक एसएचजी में बैठकर हर महीने बैठते हैं, तो दुख सुख की बात के साथ दूसरे सामने वाले का व्यवहार का पता है। हमारे देसी कहावत है कि या तो सिर लेके देखो या पास बैठ के देखो, तभी सामने वाले के व्यवहार का पता चलता है। तो इस बात को आप बुरा मत मानना, मैं कटु सत्य आप लोगों को कह रहा हूँ। ये निश्चित रूप से बात मायने की है कि अगर हम नए आदमी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो प्रारंभ में हो सकता है हम सिक्के का एक ही पहलू देख गए, लेकिन वो आदमी लगातार हमारे समूह में जुड़ा है, तो पैसे का लेन देन भी किया है, वो व्यवहारिक तरीके से भी जुड़ा है, छोटी मोटी कभी बात हुई है तो सुलह भी की है, तो हमें उस आदमी का हर लेवल पता है। तो ये बात हमें मेंबरशिप करते समय ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत से एफपीओ ऐसे हैं जिनका टूटने का कारण उसके मेंबर रहे। इसलिए हम बनाते समय जरूरी नहीं है कि हमारे पास 1000 मेंबर हो, चाहे कम मेंबर बने, लेकिन हमें ऐसे लोगों को, एक मजबूत तरह के लोगों को जोड़ना है कि जो राजनीति ना करें, जो आगे बढ़ने में विश्वास करें। क्योंकि अभी सर हमारे यहाँ कृषि विभाग है, उनके थ्रू एक एफपीओ बना था। उस एफपीओ में उन्होंने कुछ ऐसे पॉलिटिकल जो पर्सन थे, उन लोगों को उन्होंने इन्वॉल्व किया, और मतलब उसकी जो हिस्सा राशि थी वो भी उन लोगों ने अपने हिस्से से दे दी। लेकिन हालत क्या हुई, 6 महीने बाद वो एफपीओ बंद हो गया। तो इसलिए आप ये मत सोचना मैंने आप पे ये प्रश्न क्यों उठाया है। हम किसी भी मेंबर को, आप सब लोग देखो इस चीज को लेके चलेंगे। और हमने ये जो एसएचजी वाला एक पार्ट इसमें इसलिए रखा था कि जो मैं महिला एसएचजी में जुड़ी है, 1 बार 2 बार उसने लोन लिया है, तो वो महिला हर व्यवहार के तरीके से कंडीशन डाल दी है। ये एक चीज हमने इन सब लोगों को ये कन्वे किया था मैसेज कि अगर हम अब किसी मेंबर को जोड़ रहे हैं तो वो हमारे समूह से जुड़ा हुआ हो, और उसके पीछे हमारा जो निर्णय था, ये बाकी जो एफपीओज को हमने स्टडी किया सर, उसके पीछे हमने ये क्लोज डाला था कि वो अपने एसएचजी का जुड़ा हुआ मेंबर हो, जिससे कि हम उस चीज को अच्छे से कन्वे कर सकें। क्योंकि एक गांव में एक आदमी को समझने में कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं सर। तो ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये है, बाकी तो बोर्ड डिसाइड करता है कंपनी को ना, आपका बोर्ड तय करेगा सब कुछ। आउटसाइडर का काम सिर्फ समझाने का हो सकता है आपको। मेरा मानना है कि अगर स्टार्टिंग में ऐसा अगर समझा है आपने, तो आप फर्स्ट फेज में, जो पहला चरण में, उसमें एसएचजी की महिलाओं को चुनो, बाकी को मत चुनो, है ना। लेकिन धीरे धीरे आपको लगता है कि ये मेंबर्स भी एलिजिबल हैं, इनको भी लेना चाहिए, आपको लगता है ऐसा, तो बोर्ड तय करे कि हमारे मेंबर्स हैं। आप लोग खुद जाकर देखें कि हाँ वो क्या करते हैं, उनका प्रोड्यूस है भी या नहीं, मेंबरशिप लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि फिर मेंबर्स लेना आसान है, फिर वो टूटते हैं, फिर कई चीज़ प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो आप आराम से उसको समझो, और फिर भी लगता है सही है तो बोर्ड तय करे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, फर्स्ट सेकंड फेज में क्या दिक्कत है? हाँ, फर्स्ट फेज में स्टार्टिंग में रख लो जितने मेंबर्स हो रहे हैं आपके। क्योंकि आपकी जो एसएचजी महिलाएं हैं, अगर मान लो आपको एसएचजी महिलाएं इतनी मिल जाएं, आपकी कंपनी पूरी बन गई है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि मेंबरशिप बढ़नी चाहिए, हमारा बिजनेस और बढ़ना चाहिए। बिजनेस कब बढ़ेगा? जब उसके मेंबर्स बढ़ेंगे, है ना। इसमें मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे हमारा समय इकट्ठा करें, हाँ उनको बताएं कि हमारी युवा जागृति में ये चीज़ हम आज ओपनिंग थी हमारी कंपनी की, हाँ। और हमने ये चीज़ शेयर की, सर ने हमें बताया कि मेंबर हो गए। हाँ। तो कल को उनकी शिकायत ये नहीं रहेगी कि हमारी अध्यक्ष है, हाँ। ये अकेली गई, उनका शेयर डाल दिया, हमें कुछ नहीं बताया। हाँ। तो उनको बताना नहीं, बताना चाहिए, सबको बताओ। तो अगर मान लो उनकी इच्छा है तो वो डायरेक्ट सर से कॉन्टेक्ट करें। नहीं, ये चीज मैं बताना चाहूंगा। अभी मोस्टली जो ये 1 महीने की जो मीटिंग्स चालू होंगी, हमने कल सर स्टाफ हर महीने की लास्ट डेट पे हमारे स्टाफ्स की मीटिंग होती है, उसमें हमने पूरा सभी स्टाफ्स को सर ये ट्रेनिंग पूरी प्रॉपर तरीके से हमने फोल्डर के साथ दे दिया उनको। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका यही रहेगा, जो चीज सर अपन ने डिस्कशन की है सारी चीजें, सबसे पहले तो उन सभी मेंबर्स को बिठा के ये कंप्लीट करना है कि भाई आप लोगों की एक कंपनी बनी है, इस कंपनी का ये उद्देश्य है, ये ऑब्जेक्टिव है, इस तरीके से ये काम करेगा। और हमने बाकायदा गाँव में बैकएंड पे हमने अलग से एक टीम बनाई है जो हमारे स्टाफ में नहीं है, वो जाके ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई भी कर रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया सर कि इस तरीके से ये चीजें जो पीआरए सर्वे हमारी टीम ने की है, हो सकता है आपके पास भी हमारे मेंबर्स आए हों, वो अननोन है, वो हमारे स्टाफ से इन्वॉल्व नहीं है। अपने समूह के जो बाकी मेंबर्स हैं वो उनसे भी 1 by 1 जाके उनकी डिटेल्स इंफॉर्मेशन लेके आए हों, भाई आपके घर में कितनी भैंसें हैं,
कितने परिवार में मेंबर हैं, कितनी आमदनी है, आप एसएचजी से जुड़े तो किस एसएचजी से जुड़े, कितने दिनों से जुड़े हुई हो, क्या फायदा हुआ। कई एसएचजी का भी फीडबैक हमारे पास आया है ऐसा, कईयों ने तो ये कहा कि एसएचजी से हमें जुड़ने से बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ। कई लोगों की ऐसी भी चीज निकल के आई कि साहब एसएचजी आज उनका परिवार चला रही है, वो सर्वे से निकल के आया सर। तो ऐसी चीजें ऑलरेडी समूह में लगभग 80% में जा चुकी। 20% ऐसे एसएचजीज हैं, क्योंकि अभी पिछले 2 महीने से इसको हमने इनबिल्ट किया है, और इस महीने जो हमारी सर टीम जो मीटिंग्स के लिए जाएगी, उनका पहला फोकस यही होगा कि हर मेंबर को अवेयर करें, और आप सब लोग स्वतंत्र रूप से करें, क्योंकि आप बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं। आज की मीटिंग बुलाने का सबसे मेन हमारा औचित्य यही था कि इस रणनीति को, इस कार्य योजना को आप लोग अपनी कंपनी के लिए कैसे इंप्लीमेंट करें। आपने आइडिया दिया कि भाई मैं और मेंबर जोड़ूं, उसके पीछे मैंने आपको बताया कि भाई बैक स्टडी हमने ये की, ऐसा अनुभव रहा लोगों का, इसलिए हम उसे सेकंड फेज में करेंगे। अभी हमारे पास लगभग सर 3500 महिलाएं हैं ऑलरेडी जो अपने एसएचजीज हैं, हमें उनमें से अभी तो 750 ही छांटनी है। इसलिए हर समूह की अगर औसत देखें हमें तो 4-5 का औसत हमारे पास आता है। तो मैं आप लोगों को भी यही कहूंगा कि हमारी हाथ की 5 उंगली एक बराबर नहीं है। हम हाथ की बात करके चलते हैं, हम अपने परिवार की बात करते हैं, मैं मेरे ऊपर लेके चलता हूँ, उसमें भी हर तरह के आदमी मिलते हैं। और देखो जब जहां पैसा आता है ना, बुरा मत मानना, जहां पैसा आने लगता है, जहां व्यवसाय बढ़ने लगता है, वहां क्या है, विचारों में मतभेद होने की स्थिति होती है। और उस स्थिति में अगर हमारे पास राजनीतिज्ञ आदमी बैठ गए तो वो हमारे इस ढांचे को बिगाड़ के रख देंगे और आपकी जो चीजें हैं वो ग्रोथ नहीं होगी। इसलिए ये कंपनी आपकी है, आपको चलाना है, आपको इन चीजों का निर्णय लेना है। हम आपको इस तरह के आइडियाज देंगे, हमने जो चीजें एनालिसिस की वो आपको कही, इसके लिए आपका बोर्ड इसको तय करेगा कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। और ये स्वतंत्र रूप से आप इसके लिए खुद स्वतंत्र हो। एक बात और है कि स्टार्टिंग में क्या है, कई समस्याएं आती हैं, कई बातों को आपको पता नहीं होता, एक्सपीरियंस की कमी होती है ना। तो जो आउटसाइड के लोग हैं, बाहर के लोग, जैसे मान लो संस्था भी है, तो संस्था आपको हेल्प करेगी, है ना। जैसे नाबार्ड ने इनको कहा है कि आप इनकी हेल्प करो, तो एक समय आएगा 3-4 साल बाद जब वहाँ से फंडिंग खत्म हो जाएगी तो ये कंपनी आपकी अकेली होगी। फिर आपको तय करना है, जब तक आपको चलना ना जाए तब तक सिखाएंगे आपको, लेकिन जिस दिन चलना आ जाए फिर आपको तय करना है कि मुझे क्या रास्ता अपनाना है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन में ही समझाएं कि ऐसे करना चाहिए, एसएचजी मेंबर्स को लेना चाहिए, उनको लेना चाहिए ताकि फ़ायदा हो, है ना। एक समय ऐसा आ जाएगा कि जब संस्था के सपोर्ट आपको कंपेरेटिवली कम हो जाएगा, क्योंकि अभी कंपनी इतनी इस लेवल पे आ जाएगी कि अपने आप को संभाल सकती है। तो हो सकता है ये नई कंपनी बनाएं, है ना, दूसरी कंपनी की तरफ जाएं, ठीक है। अभी तो आप ऐसा ही कीजिए कि एसएचजी मेंबर्स हैं, अगर मान लो हो ही रहे हैं, आप उनको समझाइए जाके, मेंबरशिप बढ़ाइए, कोई ड्राइव कोई दिक्कत नहीं है ना। और जब आपकी हो जाए, सफिशिएंट हो जाए, उसके बाद आपका बोर्ड तय करे कि अरे 700-800 हो गए, अब रहने दो, वरना काम फैल जाएगा। काम फैलाना नहीं है हमको, काम फैलने से मेरे कहने का मतलब है फिर उसको क्या होता है कि इतने लोगों को एक साथ लेके चलना वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। जब तक आपके पास में फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग ना हो जाए, जब पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा तब तक मेंबरशिप और बढ़ाइए, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब आप उसको मैनेज कर सकते हो, तब आप अपने स्टाफ को हायर कर सकते हो, रख सकते हो ना आप लोगों को कि भाई उस एरिया में तू संभाल, उस एरिया में तू संभाल, फिर उनका एग्रीगेशन आएगा, फिर उसको इकट्ठा करना, कई काम हो जाते हैं। तो जब आपको लगेगा कि अभी बार रुक जाते हैं, अपना काम की तरफ फोकस करते हैं, तब रुक जाइए। फिर आपको दोबारा लगता है तो मेंबरशिप दोबारा बढ़ाइए। हर संस्था यही करती है, धीरे धीरे आगे बढ़ना। मेंबरशिप कैसे आगे बढ़ानी है वो आपका बोर्ड तय करेगा, ठीक है। पहले चरण में आप ऐसे ही कीजिए, और जब आपको लग जाए कि हमारा काम बढ़ गया है, हमारा काम शुरू हो गया है, आपको और सदस्यों की जरूरत है, तब और कीजिए आप। बाकी आप लोगों के लिए नाबार्ड की तरफ से बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स आएंगी, उनमें स्पेशली यही समझाया जाएगा कि आप लीडर कैसे बनो, आप में लीडरशिप कैसे आए। जैसे आज मैंने ये अनुभव के आधार पर, क्योंकि हमने कई लोगों से चर्चाएं की तो चीज़ें निकल के आई, तो आपको ये चीज़ें बताई। सेम इसी तरह की सर रिकमेंड करेंगे ट्रेनिंग्स। हाँ, ट्रेनिंग होती रहेंगी। जैसे अभी इस साल तो हो नहीं रही अभी कोरोना के कारण, अदरवाइज जयपुर वगैरह में ट्रेनिंग दूसरी जगह भी होती हैं, आपको भेजते रहेंगे वहाँ पे। खासकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए अलग ट्रेनिंग होती हैं, है ना। सीईओ जो आपका पॉइंट होगा उसके लिए अलग होती है। सीईओ कौन सिलेक्ट किया है? सीए सर मैंने बताया ना, सीईओ के लिए हमने एमएससी है एक, तो एक महिला है और जो अभी जयपुर में है, और अच्छा। एक लड़का है जो अपने यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है क्या अपने? इस एरिया का नहीं है सर, जो अच्छा। हैं वो जॉब कर रहे हैं। मैंने अच्छा। काफ़ी
सर्च किया है, एक दो जगह भी मैंने न्यूज़ के लिए भी लगाया क्योंकि लाइसेंस वगैरह के लिए आपको चाहिए होगा ना वो। और एमएससी केमिस्ट्री से मैंने लिया है सर, जो इसके लिए खाद बीज का जो लाइसेंस खाद है बीज, ना, हाँ। उसके लिए तो एक बंदा मिला है, मिला है। तो उसने एग्री कहा है कि भाई मैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप महिलाओं का एफपीओ बना रहे हो तो नो डाउट मैं मेरे डॉक्यूमेंट दे दूंगा, और कहीं मुझे हेल्प भी चाहिए तो कहीं इनके लिए ट्रेनिंग भी करनी हो तो मैं कनेक्ट करा दूँगा। तो ऐसी भी हम ठीक है, चलो अच्छी बात है। और आपकी नज़र में भी कोई हो ना भाई, ऐसा कोई हो सकता है आपके रिलेशन में हो या ऐसा कोई हो जो एमएससी एग्रीकल्चर से हो, मतलब खेती बाड़ी में एग्रीकल्चर बोलते हैं, उससे कोई एमएससी कर रखा हो या बीएससी कर रखा हो, तो उस आदमी को अपन अपनी कंपनी में, लेकिन उसको अनुभव हो, हम अनुभवी आदमी ले रहे हैं सर जो मार्केट कोशिश कीजिए, हाँ। की प्रॉपर तरीके से, क्योंकि एसईओ का बहुत बड़ा रोल होता है कंपनी को चलाने में। कंपनी की एक रीढ़ होगी, जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी काम करती है ना, सेम हमारे एफपीओ में सीईओ का रोल होगा, जो पूरी चीज़ों को अच्छे लेवल से सोचकर एक भविष्य की प्लानिंग करके आगे बढ़ा पाएगा। और हम कोशिश कर रहे हैं इस महीने में उसको अपॉइंट कर दें सर, और प्रॉपर तरीके से इन लोगों की दिशा निर्देश के अनुसार उस चीज़ को इम्प्लीमेंट। सीईओ क्या होता है, आपकी कंपनी का सदस्य नहीं है। सीईओ आपकी कंपनी को चलाने के लिए हायर किया हुआ, नौकरी पे रखा हुआ आदमी है। ऐसा मान लो कि उसको नौकरी पे आपने रखा हुआ है, ठीक है। कोई कंपनी किसी को हायर करती है, सीईओ कौन है? कंपनी उसकी तो नहीं होती, वो कंपनी को चलाता है, वैसे सीईओ का रोल है। अभी तक जैसे मान लो कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक या पैसे उसके नाबार्ड की तरफ से आएंगे, लेकिन जब नाबार्ड उसको बंद कर देगा तो कौन देगा? कंपनी देगी। अगर आपको कंपनी प्रॉफिट में देगी, अगर नहीं होगी तो फिर आप उसको हटा दोगे, कंपनी बंद हो जाएगी, है ना। और सीईओ आप किसी को बना सकते हो, ठीक है। अब किसी का भी सवाल, आप में से कोई पूछे सवाल, मन में कुछ संदेह तो होगा। हमारे प्रश्न जैसे इन्होंने पूछे बहुत बढ़िया। ये क्या होता है कि हमारे जो ट्रेनिंग होती है ना, हमारी भी होती है, हम जाते हैं लखनऊ वगैरह में अलग अलग जगह पे, तो कोई सवाल की बारी लास्ट में आती है, तो सब लोग यही बोलते हैं सवाल, कोई सवाल करता नहीं है, तो क्या पूछते हैं? सवाल नहीं करे, इसका मतलब या तो उसको सब समझ में आ गया आपको, और या को कुछ समझ में नहीं आया। और चांसेस ये है कि कुछ सब समझ में आया, वो तो हो नहीं सकता। ये पहली बार आप एफपीओ के बारे में जान रहे हो, तो ये तो हो नहीं सकता कि आपको सब समझ में आ गया हो, है ना। ये हो सकता है कि कुछ समझ में ना आया हो, इसलिए नहीं पूछ रहे। अभी कुछ नहीं बोल रहे, ये तो बताइए कुछ समझ में आया या नहीं आया? समझ में भी नहीं थोड़ा आया। बहुत समझ में आया, ज्यादा नहीं बोल रहा मैं, थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ। हाँ, पूरा समझ में नहीं आएगा। अभी ये बस ये समझिए कि एफपीओ बनाया क्यों है। सिंपल सा देसी भाषा में एफपीओ बनाया कि जो आड़ती हमारा पैसा ले जाते हैं ना, वो हमको ही मिल जाए, है ना। दूध है, दूध की रेट मैं एग्जांपल देता हूँ हमेशा, मैंने पहले भी दिया था कि हम क्या रेट में खरीदते हैं, यहाँ के रेट में बिकता है। दूध के अलावा थोड़ा सा प्रोसेस कर लो उसको, तो उसका जो मावा कितना महंगा बिकता है ना। थोड़ी प्रोसेसिंग, थोड़ा सा टेक्निकल चीज़। आज देखो हिंदुस्तान या कहीं भी देख लो, सबसे कम सैलरी किसको मिलती है? तनख्वाह सबसे कम किसको मिलती है? तनख्वाह मतलब मजदूरी। जो मजदूर होता है ना, गड्ढे खोदता है, जो मान लो देसी भाषा में, उसी को सबसे कम मिलता है। जो गड्ढे खोदेगा उसको सबसे कम क्यों मिलेगी? क्योंकि वो काम कोई भी कर सकता है, उसमें मेहनत की वैल्यू नहीं होती, टेक्निकल चीज़ की वैल्यू होती है ना। होती है ना। आपको बैठे कंप्यूटर पे काम करते हैं, उनकी सैलरी, सॉफ्टवेयर सब इंजीनियर सबसे अच्छी सैलरी लेके जाता है ना। वो दिमाग लगाने वाला काम है, उसकी सैलरी सबसे हाई रहती है। वो बात हर जगह लागू है और वो हमेशा रहेगी, जिंदगी भर रहेगी। ये बात आप मान लो, ठीक है ना। तो आपको अपना जो चीज़ है, अपने जो सामान है, उसको थोड़ा सा प्रोसेसिंग जिस दिन करना सीख जाओगे ना, थोड़ा उसका ढांचा चेंज करके जो लोग चाहते हैं ना, वो लोगों को मिलना शुरू कर देगा, उस दिन आपकी कमाई एकदम से बढ़ जाएगी, है ना। दुगनी जो बोलते हैं, दुगनी तिगुनी चौगुनी जितनी भी होनी है, वो एकदम से बढ़ती है। गेहूं का एग्जांपल देता हूँ, गेहूं आज मैं खरीदूंगा मार्केट से तो भी इतना अंतर नहीं पड़ेगा, पर आटा खरीदते ही उसकी रेट एकदम से बढ़ जाती है। सरसों है, सरसों का तेल एकदम से महंगा बिकता है। फिर दूध है, दूध कुछ महंगा नहीं बिकता, पर दूध का अगर पनीर बना दो, दूध का अगर मावा बना दो, तो एकदम से उसकी रेट बढ़ जाती है। हमें अपना एग्जाम्पल ले लो, दो चीज़ आती हैं आपको, एकदम जैसे, हाँ, क्रीम की बता लो, कोई भी अच्छी क्रीम आती है, अब मैक्सिमम लोग लगाते ही हैं क्रीम। लो, एक अच्छी ब्रांडेड कंपनी है ना, अच्छे पैक में बनी हुई है, और एक कोई ऐसी डाल के दे दी आपको, आप कौन सी खरीदोगे? ब्रांड वाले खरीदोगे ऑब्वियसली, चाहे कम इस्तेमाल कर लो, लेकिन खरीदेंगे वही। और उसकी चीज़ में अंतर नहीं है, और उसकी रेट दुगनी तिगुनी हो सकती है। जैसे जेनेरिक मेडिसिन दवाई होती है, जो दवाई की जिस कीमत 1 रुपये की होती है, वो उसमें थोड़ा डिज़ाइन डाल दो, कुछ कंपनी का नाम लिख दो, तो वो दवाई 100 रुपये की बिकती है।
दवाई में बहुत होता है ऐसा, सॉल्ट सेम है, उसका कंटेंट सेम रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी उसमें ब्रांडिंग हो जाती है, थोड़ी डिज़ाइन हो जाती है, कंपनी का नाम हो जाता है, तो उसकी रेट एकदम से बहुत बढ़ जाती है। तो ये काम हम अभी नहीं कर सकते, ये काम हमको आगे चल के करना है। अभी तो हम पहले वो काम करें जो हम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, इनपुट वाला काम है, सामान को इकट्ठा करना है, इकट्ठा करके कैसे बेचना है, जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में बेचना, दूध जैसा है उस दूध को वैसे ही बेचना, ये पहला काम रहेगा। दूध का मावा निकाल के बेचना, पनीर निकाल के बेचना, ये दूसरे कदम का काम है, पहले नहीं करना ये। कई बार आदमी पहली बार में सोचता है कि पहली बार में कमा लो जितने कमाने हैं, वैसा मत चलना। पहले अपना मार्केट डेवलप करो, आपकी कंपनी को लोग जाने। आप दूध बेचोगे, पहले ऐसे बेचोगे, फिर अपनी कंपनी का ब्रांड करके, इस कंपनी का मोहर लगा के या कुछ करके फिर बेचो। आप भी कंपनी को लोग जानना शुरू कर दें। जब जानना शुरू कर दें फिर आप प्रोसेसिंग में जाओ, ताकि आपके लोगों के दिमाग में पहले से ही कि ये वही कंपनी है जो दूध का इनका बड़ा काम है। सरस का उदाहरण मैं लूँगा, सरस भी कंपनी है ना, उसमें पहले दूध बेचना शुरू किया, सरस का नाम इतना फेमस हो गया, तब उसने फिर बाद में छाछ, सरस का क्या नहीं है, सब कुछ आता है आजकल, आइसक्रीम भी आती है, लोग आइसक्रीम भी खाते हैं उसकी, है ना। सरस क्या है, ये अमूल मान लो, अमूल तो ऑल इंडिया का ब्रांड है बहुत अच्छा। तो ये धीरे धीरे बने हैं। आज के दिन में भी आप मानोगे, जो अमूल है ना, अमूल हर एक महिला से या घर से 2 लीटर दूध लेता है सिर्फ एक मेंबर से, उससे ज़्यादा नहीं लेता, 2-3 लीटर इतना ही। और उसको सदस्य की संख्या बहुत ज़्यादा है। मेंबरशिप उन्होंने बहुत बढ़ाई अपनी, लेकिन मेंबरशिप कब बढ़ाई, जब वो अच्छी कंपनी एस्टेब्लिश हो गई, तब उसने मेंबरशिप बढ़ाना शुरू किया और वो मेंबरशिप को बढ़ाता रहा। और ये दूध वाला काम मैं बता रहा हूँ, दूध वाला काम कभी खत्म नहीं होने वाला, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, ये तो बढ़ेगा। और क्योंकि हमारा हिंदुस्तान या राजस्थान मान लो, राजस्थान में क्या है, नॉन वेजिटेरियन बहुत कम है ना, है वेजिटेरियन सब वेजिटेरियन है, जो मांस मच्छी नहीं खाते। तो उनको प्रोटीन की ज़रूरत आजकल बहुत ज़्यादा है, और लोग जैसे जैसे खाने के प्रति जागरूक हो रहे हैं ना, उनको लगता है प्रोटीन ज़रूरी है शरीर में। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, मांस तो आप खाते नहीं हो, है ना, फिर दूध से। घी खाना लोगों ने कम कर दिया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। दूध और पनीर ही, दूध पनीर रसगुल्ला, मिठाइयों में रसगुल्ला, डॉक्टर से पूछो क्या बोलेगा, मिठाई अगर खानी भी है आपको तो रसगुल्ला खा लो, नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि रसगुल्ले में कुछ मिलावट नहीं होती, है ना। तो ये चीज़, दूध की डिमांड कभी कम नहीं होने वाली, ये हमेशा बढ़ेगी बढ़ेगी। सोने की तरह है, सोने के देखो रेट बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, कभी कम होता है, थोड़ा सा कम होगा तो होगा, इसकी डिमांड हमेशा बढ़ेगी। तो दूध एक अच्छा प्रोड्यूस है मैं मानता हूँ। और अलवर में, अलवर का दूध वैसे फेमस है, और अलवर मार्केटिंग का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, पास में जयपुर है, दिल्ली है, इसका मावा हर जगह फेमस है, हर जगह बिक जाता है, ठीक है ना। आप में से पीछे से कोई तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। आप पूछो सुषमा जी, सुधा जी आप पूछो। सर मोस्टली इनका हमने आइडेंटिफिकेशन भी क्लस्टर वाइज किया है, जैसे वो अलग क्लस्टर्स हैं, वो अलग हैं, अलग अलग ऐसे। अच्छी बात है, कोडिंग है कि आपको थोड़ा भाई जैसे इन्होंने कहा कि साहब मैं अपने गांव में, तो ये अपने गांव में, तो ऐसे एक तरह से क्लस्टर को आइडेंटिफाई है। जैसे इनके क्षेत्र में लगभग 60 के लगभग एसएचजी हैं, इनके क्षेत्र में अगर 25 के लगभग हैं, उनके क्षेत्र में देखें तो 35 के ऊपर जाएंगे। उसी तरह से एक तरह से क्लस्टर को बने अकॉर्डिंग है, तो उसी अकॉर्डिंग हमने फिर इनको मेंबर्स। अच्छा, आपके जो संस्था के कौन कौन है, आप संस्था से है ना, आप संस्था नहीं, बाकी बैठिए बैठिए ना, बैठिए खड़े निकले नहीं, आप बोलो, आप संस्था से, ये वो सुधा जी के साथ में। ओके ओके ओके, ठीक है। बाकी सारे लोग, हाँ, एक हरीश जी। तो हरीश जी, आपको भी अगर कोई सवाल है, क्योंकि आपको शुरुआत में इनकी मदद करनी है ना, आपके मन में कोई संदेह या कोई डाउट या कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, अभी पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप में से भी कोई साथ में कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है अभी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्टार्टिंग में 2,000 रुपये ले लो, स्टार्टिंग में हो सकता है 1,000 रुपये ले लो, फिर आपको लगता है कि हमको दोबारा रिक्वायरमेंट है पैसे की, हमको ऐसे सपोर्ट से फ़ायदा होता है, तो अब दोबारा 1,000 रुपये लो। आपको मैं बता रहा हूँ, मैं तो लिमिट बताई है। आपके मेंबर्स हो सकता है, किसी किसी के एफपीओ के मेंबर्स अभी 400 हैं, 500 भी नहीं हुए हैं, है ना, किसी किसी के 500 हैं, किसी के 400 हैं, किसी के 600 हैं, किसी के 700 हैं, वो तो आप तय करोगे। मैंने तो बताया है कि फैसिलिटी जो है वो 15 लाख अधिक से अधिक और 2 बारी में। आपको कैसे लेना है, कितना अधिक लेना है, वो आप तय करोगे। सुविधा बताइए मैंने आपको, है ना।
लेकिन आपको मेंबरशिप, कैसे मिलेगा? माने सबने कैसे प्रॉफिट मिलेगा? आपको प्रॉफिट कैसे मिलेगा? देखो, पूछिए। बात सुनिए, बिल्कुल सही बोला आपने। क्या होता है, एक कंपनी के पास में कुछ कोर कैपिटल होती है जो कंपनी की खुद की होती है ना, वो हमारी कंपनी की खुद की पैसा है। सब कुछ उस कंपनी का, उसको बैंक से लोन या उसकी मजबूती, उस कंपनी की जो कोस्ट कैपिटल होती है ना, कोर कैपिटल, आप मतलब वो होती है। तो ये पैसा आप कंपनी के जो प्रमोटर होते हैं खुद का पैसा होता है, वो तय करता है उसका प्रॉफिट कैसे मिलना है। आपका शेयर होल्डर है, आपके शेयर्स हैं उसमें, तो जो मुनाफा कंपनी को होगा किसको मिलेगा? जिसने शेयर खरीद रखा है। किसी कंपनी का शेयर लेते हैं हम, तो कंपनी का मुनाफा हो या घाटा हो, कौन बियर करेगा? उसके सदस्य। सिंपल सी बात है। तो आपको जैसे मान लो आप 2000 रुपये देते हो, कंपनी को दे रहे हो, आपका अकाउंट बैंक में खुलेगा, है ना, कंपनी के नाम से अकाउंट खुलेगा आपका, वो पैसा रहेगा वहाँ पे। फिर 2-2 हज़ार से आपके जैसे 15 लाख हो गए, तो 15 लाख आपको वहाँ से मिल रहे हैं, 30 लाख हो गए आपके पास। तो 30 लाख आपके कोर कैपिटल होगी। तो आपको जब बैंक से लोन मिलना हो या आपकी कंपनी को जज करना हो या कुछ भी काम करना हो, वो उससे तय करता है कि इसकी कोर कैपिटल कितनी, इसका पैसा कितना है कंपनी के पास, खुद का पैसा कितना होता है, उससे हर चीज़ तय होती है। आपको बैंक से लोन मिलेगा ना, तो भी उस हिसाब से मिलेगा। जैसे कई बैंक बोलते हैं कि 6 गुना तक हम दे सकते हैं। अगर आपके पास पैसा ही 3-4 लाख हुआ तो क्या मिलेगा आपको? 20 लाख की लिमिट आपकी लिमिट हो गई। अगर पैसा 30 लाख है तो उसका 6 गुना आपको मिल सकता है, 1,80,00,000 तक लोन। जैसे कि एसएचजी की, आप एसएचजी में हैं, एसएचजी में बैंक लोन कितने गुना देता है? हाँ, कितने गुना आपका एसएचजी का कॉर्पस आपको शायद पता नहीं हो, पता है आपको किसी को? एक बार लोन मिला तो अगली बार लोन कितना मिलता है? नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं समझे आपको कंसेप्ट नहीं पता है अभी तक। नहीं, कंसेप्ट किसी को पता है कंसेप्ट वाला कि बैंक कितने गुना तक देता है पैसे? जो बचत होती है ना सर, उसका हाँ, जो सेविंग, हाँ, तो फर्स्ट में तो हाँ, जो सेविंग होती है उसका 6 से, नहीं, आपको तो पता है, आपको किसी को पता है? सर जो महिलाओं की सेविंग होती है, हाँ। 10 महिलाओं की, उन्होंने 6-7 महीने 8 महीने वो रजिस्टर देखते हैं। हाँ। उसके बाद बचत के आधार पर उनको डबल पैसा मिलता है। डबल नहीं, 6 गुना। वो लिमिट होती है। 4 गुना, मान पहले 4 गुना था, फिर 6 गुना हुआ, अब तो 1 लाख रुपए मिनिमम कर दिया है, ठीक है ना। तो आपकी बचत कितनी हुई, मतलब एसएचजी के पास खुद का कितना पैसा है, उसके हिसाब से बैंक लोन देता है हमेशा। तो वो आपको खुद का पैसा होगा ना, आपका खुद का पैसे के हिसाब से आप कुछ भी काम कर सकते हो, अपने पैसा है वो। आप कहीं पे आपको इन्वेस्ट करना हो, कहीं पे आपको कमी पड़ रही है किसी चीज़ की, तो कंपनी का पैसा पड़ा हुआ है, वो आप उसको यूज़ कर सकते हो। आपको लोनिंग उस अकॉर्डिंग मिलेगी। कंपनी की वो स्ट्रेंथ होती है। हर कंपनी के पास अपने खुद के शेयर होल्डर के पैसे होते हैं, जितने ज़्यादा होंगे उतनी हम उस कंपनी को मजबूत मानते हैं, उतना उस कंपनी के डूबने के चांस कम होते हैं। आया समझ में? कंपनी खुद का पैसा ही नहीं है तो कंपनी चलेगी कैसे? पूरा लोन देके थोड़ी चल सकती है। पूरा लोन देके चलना शुरू कर दिया तो कंपनी फेल होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ती है, रिस्क ज़्यादा है कंपनी के पास, है ना। अब जो आपने पूछा था ना कि हमें फायदा क्या होगा, फायदे की बात यह है कि जैसे अपन एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं कि अगले 6 महीने में हम सब लोगों ने मिलके मान के चलो कि 1000 रुपए करके और हमने 500 मेंबर बना लिए, तो अपने पास कितना पैसा इकट्ठा हो गया? 5 लाख। ठीक है, अपन ने सर ने जो तरीका बताया वहाँ अप्लाई किया और 5 लाख अपने को और मिल गए। अपने पास कितना पैसा हो गया? अपने पास है नहीं, आपकी कंपनी के पास 10 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। अब आप सब लोगों ने एक प्लान किया कि भाई अब बाजरा निकलेगा, अपने फसल बाजरे की होगी, तो भाई आपने ये प्लान कर लिया कि भाई क्यों ना अपन बाजरे का स्टॉक कर लें। लेकिन अपना मुख्य उद्देश्य है डेयरी वाला, ठीक है, यानी कि दूध वाला पार्ट है। तो हमने एक प्लान किया कि जो जो अपने एसएचजी की महिलाएं हैं जो दूध किसी दूसरी डेयरी को दे रही हैं, हम लोग प्लान करके एक छोटे स्तर का एक दूध का चिलिंग प्लांट डाल दें, 2000 लीटर का, 3000 लीटर का, और एक चेन सिस्टम बना दिया कि भाई रोजाना का हमारे पास 2000 लीटर दूध आने लग गया। सपोज करो 2000 लीटर दूध आप सब ने एक चैनल सिस्टम बना के इकट्ठा किया, फिर उस 2000 लीटर दूध को आपने किसी डेयरी से सेटअप कर लिया, सरस से या किसी और से। अब यहाँ से हमें दूध इकट्ठा हुआ 2000 लीटर, फिर हमें एक पर लीटर के हिसाब से 3 रुपये, 4 रुपये का या 2 रुपये का जो भी प्रॉफिट हो रहा है, तो वो सारा पैसा पर डे के हिसाब से आपको मिला। मोटे मोटे तौर 2 रुपये के हिसाब से लगाओ, 2000 लीटर है तो 4000 रुपये रोजाना के हो गए। आप उसमें से 2000 अपना खर्चा काट दो या 3 काट दो, 1000 रुपये दिन के बचे।
ऐसे एक साल में कितना पैसा बचा आपका, वो पूरा का पूरा हर साल में एक, जैसे आज तो अपन सब बैठे हैं सिर्फ बोर्ड ऑफ मेंबर, फिर एनुअल जनरल मीटिंग होगी जिसमें सारे शेयर होल्डर आएंगे, उन सबके सामने जो आपके पीछे जो सीईओ अपॉइंट करेंगे वो अकाउंटिंग का काम करवाएगा अकाउंटेंट से, पूरा बही खाते में लिखा पड़ी होगी सारी की सारी, रुपया आने से लेकर खर्च होने तक। बाकायदा आप सब लोगों को एक पासबुक दी जाएगी पूरी की पूरी, उस चीज़ का जो शेयर का जो आपका शेयर को जो प्रमाण पत्र है वो भी आपको दिया जाएगा। और जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी, वार्षिक मीटिंग, उसमें पूरा अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे वो लोग, जो आपका जो सीईओ कर्मचारी होगा ना, वो सब बताएगा कि भाई इस कंपनी में इस साल में इतने रुपए तो ग्रांट के रूप में आए, इतने रुपए का लोन लिया, इतने रुपए का मुनाफा हुआ, इतने का खर्चा हुआ, शुद्ध प्रॉफिट हमारे पास 2 लाख का हो गया, 1 लाख का हो गया। हमने मान के चलो 1 लाख रुपए हमें साल में बच गए, बचत हो गई। अब आपके मेंबर कितने थे, 500 मेंबर थे ना, अब उसमें जो अपने हिस्सा लिखा हुआ है कि भाई वो जो प्रॉफिट का पार्ट है वो सब में बराबर बराबर बटेगा, एक उद्देश्य लिखा, तो वो 500 लोगों का भाग 1 लाख रुपए में लग जाएगा, तो जितना जितना पैसा आया वो सबका हो गया, एक तरीके से वो उसकी प्रॉफिट हो गया। अब तुम सब तय करोगे कि भाई इस प्रॉफिट को हम अपने बिजनेस में लगा देते हैं कि साहब हमें ये पैसा, मेंबरों ने तय किया कि भाई हमें ये पैसा नहीं चाहिए और हम इस पैसे को हमारे बिजनेस में लगाते हैं कि अगले साल हमें और मिले, तो ऐसे करके वो बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है जी। आप ये कहोगे साहब मैंने 2000 दिए, मुझे क्या फायदा हुआ? आपको फायदा क्या हुआ कि वो सारा पैसा जिस काम में लगा, जहां से प्रॉफिट आया उसका हिस्सा आपको मिलेगा, आपको बिजनेस बढ़ता जाएगा। और सबसे बड़ी बात, नहीं 2000 से तो देखो 30 लाख का सपना देखा ना आपने, अगर 2000 घर में रखे होते तो 30 लाख का सपना कभी नहीं होता। और ये बात, दूसरी बात की है कि अगर आपका पैसा इन्वॉल्व होता है ना कंपनी में, जिस कंपनी में अगर पैसा इन्वॉल्व है तो उसमें कंपनी में आप इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हो, है ना। जैसे मैंने किसी कंपनी के शेयर लिए तो मैं उसका ध्यान रखूंगा कि कंपनी कब फायदा कर रही है, कब कर रही है, और मेरा रोल है तो मैं कैसे मैं उसको फायदे में पहुंचाऊं, आपका रोल रहेगा ना वो। और एक बात ये, आप उसके मेंबर हैं, आप उसको पैसा दे रहे हो, आपका शेयर होल्डर हो, तो आपका सामान लेके वो कहीं बेच रहा है तो आपको अच्छा दाम मिल रहा है, नहीं मिल रहा। मैं देखा है किसी का दूध अगर 30 रुपए किलो मिल रहा है ना, उदाहरण दे रहा हूं मैं, तो कंपनी कोशिश करेगी उसको 35 में बेचने की, करेगी ना। तो उसका 35 में से 1-2 रुपए कंपनी अपना मुनाफा में रख ले, लेकिन 33 रुपए उसको देगी, तो आपका मुनाफा वहां भी तो बढ़ रहा है कि कंपनी आपके सामान को लेके सही जगह बेच रही है और उसका प्रॉफिट आपको मिल रहा है, अधिक दाम मिल रहे हैं ना उसके आपको, है ना। समझे नहीं समझे बात को? तो कंपनी में आपका रोल ये रहेगा कि आप पूरे टाइम एक तो ध्यान रखो मेंबर कि हम कंपनी का बिजनेस कैसे बढ़ाएं। तो जैसे आप सब लोग कोशिश कर रहे हो, आप बोर्ड में हो, आपका रोल ज्यादा है, वैसे ही सभी महिलाएं, आप भी 2000 रुपए दे रहे हो, बाकी महिलाएं भी 2000 रुपए दे रही है, तो उनका भी रोल बराबर का है कि आपको बताती रहें कि अभी हम ये काम कर सकते हैं। जैसे हमेशा तो बोर्ड की मीटिंग नहीं हो सकती, पर बोर्ड के मेंबर्स की जिम्मेदारी होती है कि सबको समझाना। जब एजीएम होती है, 1 साल में 1 बार एजीएम होती है, सब महिलाएं जिसमें आएंगी, है ना, उनको पूरा बताना पड़ेगा हमारा आगे का प्लान ये है, तो कभी उनको ये ना लगे कि वो कटी हुई हैं। रेगुलरली मीटिंग में या कैसे माध्यम से, एफपीओ के माध्यम से उनको बताते रहो कि अभी हम ये काम कर रहे हैं, ताकि वो जुड़ के रहें। मैं बोला मेंबरशिप तो बढ़ भी जाएगी, लेकिन वो जुड़ के कैसे रहें वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास भी समय, मैं नहीं बोला समय बहुत ज़्यादा नहीं होता, आप यहाँ पे आइए, आपके पास घर में बहुत काम होंगे, मानते हैं बात को, लेकिन अगर कंपनी खड़ी की है आपने, वो काम तो कोई और कर सकता है। अगर आप 1 लाख रुपए की नौकरी कर रहे हो, मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, तो 2-3 हज़ार रुपये दे किसी को वो काम करवा सकते हो जो काम खुद करते थे। कर सकते नहीं कर सकते? जिस दिन आप, ये तो हर गांव में होता है, आप थोड़ा सक्षम हो जाते हो, जब आप थोड़े घर में पैसे आ जाते हैं आप, वही बात है। और अगर आप वैसे बच्चे अच्छे सेट हो जाते हैं गांव में, मैंने भी देखा है गांव में बच्चे अच्छे सेट हो गए, सब हो गया, तो सबसे पहले क्या करते हैं, खेती किसी और को दे दो, मेरे बस की बात नहीं है। उसको क्या करते हैं, जो गाय भैंस को बेच दो, अब मैं तो बूढ़े हो गए, बच्चे कमा रहे हैं, क्या करना है पैसों का, करते नहीं करते। सिटी में लोग कमा रहे हैं तो लोग सब कुछ फैसिलिटी मिल जाती है। अगर आप पैसे कमाने लग जाओगे, अल्टीमेट एम सबका यही होता है, देखो पैसे कमाना, चाहे मानो या चाहे मत मानो, है ना। कुछ ना कुछ ये पैसों से, हर कुछ पैसों से जुड़ा हुआ है, बिजनेस जुड़ा हुआ है हमेशा, ठीक है। तो हम ही चाहते हैं कि आप अपनी कंपनी खड़े होकर आप सब फायदे में रहो, अच्छा कमाओ, ताकि आपको दूसरों को नौकरी पे रख सको, और जो आप अभी कर रहे हो वो काम कोई और कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
आप उसको लगा सकते हो अगर आप अच्छा कमा रहे हो तो थोड़ा थोड़ा ध्यान अपना हमेशा फोकस रखो इस कंपनी की तरफ, ठीक है। ये मत सोचो कि हमने तो जो कर, मैं हमेशा बोलता हूँ ये बात कि ऐसा जी महिलाओं 60 साल की भी होती हैं, ये सोच लिया बैठ गए कि हमारी तो हो गई जो हमने करना था, अब बच्चे करेंगे, है ना। तो ये सोच मत लाना, ये सोच लाओगे जिस दिन ये सोच लियाओगे उस दिन आपकी कंपनी बंद है। अभी आपको पता है कि आज या कल जन्मदिन था वॉरेन बफेट का। वॉरेन बफेट जानते हो, दुनिया का 6ठे नंबर का सबसे अमीर आदमी है वो, कभी फर्स्ट नंबर पे भी था, ठीक है। बर्कशायर हाथवे का वो है, ऑनर है। दुनिया का सबसे अमीर जो सूची बनती है उसमें 6ठे नंबर का है। उसकी उम्र कितनी है पता है? 90 साल। तो 90 साल तक वो अभी भी काम कर रहा है। तो ये सोचना नहीं कि मेरी उम्र अगर 40 हो गई, 50 हो गई, 60 हो गई तो मैं अब छोड़ दूं, अब तो हो गया बस। जिस दिन आप ये सोच दोगे उस दिन आपकी सही में बूढ़े हो गए आप, चाहे उस समय आपकी एज कुछ भी हो। चाहे आप 40 साल के हो तो उस समय बूढ़े हो गए आप, और 60 साल के हो तो उस समय बूढ़े हो गए आप। जिस दिन आप ये सोच कि अब मेरे से तो यही काम हो पाएगा जो मैं कर पा रही हूँ और नहीं कर सकती मैं, उस दिन आप रियल में बूढ़े हो जाओगे। आपने देखा होगा लोगों को रिटायरमेंट होते ही, सरकारी जॉब में से लोग रिटायर होते हैं ना, जब फौजी को देखो, किसी फौजी को देखना, फौजी जब आता है एकदम फिट रहता है और रिटायर के बाद जब घर बैठ जाएगा ना तो 1 साल में उसके चेहरे पे उसके अलग ही मतलब बुढ़ापा दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि पहले बहुत एक्टिव होता है, फिर होता है मैं तो रिटायर हो गया। रिटायर एक वर्ड ही ऐसा ना कि रिटायर, मैं तो रिटायर हो गया, अब क्या काम करना, ठीक है ना। तो ये सोच आपको नहीं लानी है। जो उम्र हो, किसी उम्र में आप शुरुआत करोगे तभी, जिस टाइम उठते हो उस टाइम ही सवेरा होता है। लोगों के लिए 8 बजे सवेरा होता है, लोगों के लिए 4 बजे भी सवेरा होता है ना। बस आपको दिन का यूज कैसे करना है वो आपको तय करना होगा। अगर आप सोच ले आप तो लेट हो गए, आप कुछ नहीं कर सकते, आप तो लेट ही उठे हैं, आज तो कुछ नहीं होगा घर में, तो कुछ नहीं होगा। पर आपको लगा जो हो गया तो हो गया, अब आने वाले समय में सही यूज करूंगी। मैंने आज थोड़ा सा लंबा भाषण इसलिए दिया क्योंकि आपकी पहली मीटिंग है ये। हर बार मैं नहीं आऊँगा, कभी कभी हो सकता है आपसे मुलाकात हो जाए, लेकिन आपको हर मीटिंग में इस तरह से बातें करनी है और अपनी कंपनी को जोश लाते रहना है कि हमको मिलके काम करने हैं। बहुत सारे काम हैं, अगर हमने पहली बार इतनी महिलाएं इकट्ठा होकर कंपनी बना रही हैं तो दिखाएंगे कि ये कंपनी कैसे ना चले। आपको दिखाना है कि ये कंपनी अच्छी चल सकती है, क्योंकि ये जो हमारी सामाजिक सोच है ना कि महिलाएं कंपनी नहीं चला सकती, सोच तो है ही। देखो ये, मैं हालांकि ये बात नहीं मानता हूँ, लेकिन ये सोच है और सोच बदलने के लिए आपको मौका मिला है ना। समाज में कुछ बदलाव हो रहा है, आपको मौका मिला, वो बदलाव में आप भागीदार बनने के लिए, तो आप करके दिखाओ ये कंपनी चल सकती है और अच्छी से अच्छी चल सकती है। पुरुष की कंपनी इतनी चलेगी नहीं जितनी आपकी चलेगी, आप ये दिखाओ, ये बात प्रूव करना पड़ेगा ना, वरना तो जो बात चलती है वो सही है। आपको हमारी मदद कहीं चाहिए हो, कोई भी जानकारी के लिए, तो मैं आपको ऑफिशियल फोरम में जहाँ भी हो सकता है मैं आपको पूरी मदद करूँगा। मैं चाहता हूँ कि कंपनी अच्छी चले, है ना। जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसा मैं आज से 3 से 4 साल बाद देखता हूँ ये कंपनी इतनी, मुझे आऊँ आपके बोर्ड में आऊँ तो आपके बोर्ड का अलग से मीटिंग हो, अलग से ऑफिस हो, उस तरह का होना चाहिए पूरा, ठीक है ना। धन्यवाद सर। सर हम इन महिलाओं के लिए जो बेस्ट होगा और इनको एक अच्छे एक पायदान के ऊपर आने वाले 1 साल बाद हम एक ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि ये जो महिलाएं आज कई संवाद में चुप नज़र आ रही थी, तो पहला पार्ट हम शुरुआत आप लोगों से यही करेंगे कि आपकी थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़े और आप लोग संवाद करना सीखें, तर्क वितर्क करना सीखें, और साथ में जब हम कहीं पर इस तरह की मीटिंग्स में जाएं तो अपनी बात को हम दबंग तरीके से रखें। और एक चीज़ ज़रूर, हम चाहे धीमे चलें लेकिन निरंतर चलेंगे, और निश्चित रूप से हम जो मकसद लेकर इस कंपनी का निर्माण किया है, और आप लोगों को जब कंपनी में रिवेन्यू जनरेट होने लगेगा, क्योंकि आज महिलाओं को जब घर से बाहर निकलती हैं, जैसे आज आप घर से यहाँ आई हैं, तो आपको कई सारी चीज़ें बतानी पड़ी हैं, अपने कामों को छोड़ना भी पड़ा है और फिर आप यहाँ आई हैं। लेकिन जब भी आप अपनी कंपनी में आएंगी तो आप एक मालिक की हैसियत से आएंगी, आप एक सदस्य की हैसियत से नहीं आएंगी। जितनी भी महिलाएं इसमें जुड़ेंगी वो सब इसकी ओनर हैं।
और आपको एक मालिक की तरह सोचना है और ये दिमाग में रखना है कि आने वाले 1 साल बाद कम से कम 20-50 आदमियों का एक स्टाफ हो आप लोगों का, और एक यूनिट इस तरीके से चल रही हो कि सालाना कम से कम हमारा 20 से 50 लाख का कम से कम टर्नओवर हो, जिसमें हम उन कर्मचारियों की सैलरी भी निकाल सकें, और सैलरी निकालने के बाद अपने उस उद्यम को स्थापित करके आप महिलाएं ये साबित कर सको। क्योंकि आज भी महिलाओं को गाँव में सिर्फ चूल्हा चौकी तक सीमित कर दिया गया, वो सिर्फ घर के काम तक सिमट गई। लेकिन जिन महिलाओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की है उन्होंने समाज में अपना नाम भी कमाया है और उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा भी स्थापित की है। वही चीज़ आपको इस कंपनी में जुड़ के करना है। और निश्चित रूप से देखो, नारी अगर ठान लेती है तो कोई काम असंभव नहीं होता। कोई चीज़ हमें नहीं आएगी तो हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट हायर करेंगे। आज सर अपने पास यहाँ आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताई, जो चीज़ें हमें भी नहीं पता थी आज इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें एक साधारण तरीके से समझाया है। इसी तरह आगे भी सर को हम एक मार्गदर्शक के रूप में सदा जहाँ भी हमें दिक्कतें आएंगी सर से पूछेंगे, बाकी कोई जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं उनसे परामर्श करेंगे, कहीं इंटरनेट से कोई ऐसी मीटिंग्स होंगी ऑनलाइन उनको अपन ज्वाइन करेंगे और अपने ज्ञान को हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आदमी आजीवन सीखता रहता है। बस शर्त है कि अगली बार जब कभी आप मीटिंग में आए हो तो घर वालों को ये लगे कि हाँ, ये जिस मीटिंग में जा रही है वहाँ कुछ ना कुछ अपने परिवार के लिए और इन महिलाओं के लिए आगे बढ़ाने का काम ये करके आएगी। दूसरी बात, हमें आदमी ऐसे ही जोड़ने हैं। मैं आपको फिर एक बात कहूँगा कि परिवार में चाहे वो नई शादी होके कोई नई वधू आई हो, चाहे परिवार में हम कोई नया पशु लेके आ रहे हों, अगर वो सही आता है तो पोबारा 25 होने वाली कहावत हो जाती है। अगर वो थोड़े सी भी अवगुण वाला होता है तो वो कुनबे को बखेर के रख देता है। वही चीज़ हमें इस परिवार में ध्यान रखनी है। आज आप ये 10 इसके मूल एक नींव के पत्थर हो, आपको हमेशा ये ध्यान रखना जो नींव का पत्थर होता है उसको हमेशा वजन सहना पड़ता है, वो कभी भी मीनार का पत्थर नहीं बनता। लोग प्रशंसा सिर्फ मीनार की करते हैं कि हाँ भाई इसकी मीनार बहुत अच्छी है और बाहर दिखने वाले पत्थर की प्रशंसा होती है, लेकिन जो जमीन में जो नींव में रखा हुआ पत्थर है उसकी वैल्यू सिर्फ एक दिन होती है, जिस दिन उसका मुहूर्त लगता है, सब लोग उसको अच्छे से पूज के रखते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना उस पत्थर का महत्व उस मंजिल के लिए हमेशा होता है। वही चीज़ आपके लिए है। आप इस मिल्क प्रोड्यूसर जो हमारी एग्रो कंपनी है, युवा जागृति मिल्क एंड एग्रो प्रोड्यूसर जो आपकी कंपनी है, इस कंपनी के आप नींव के पत्थर हो। आपको इस मंजिल का जो भार है अपने कंधों पर रखना है, साथ में अच्छे लोगों को जोड़ना है जिससे कि ये मजबूती का रूप ले और आने वाले कुछ समय के बाद में ये जो स्वप्न आप लोगों के लिए देखा गया है, आप लोगों के दिमाग में भी ये कल्पना होगी कि हमारा भी एक खुद का व्यवसाय हो, एक ऐसी हमारी पहचान हो, वो यूनिक पहचान आप लोगों को यहाँ से मिलेगी जिसमें किसी का इंटरफेयर नहीं होगा। एक स्वतंत्र जो आसमान होगा जिसमें आप अपनी जो उड़ान होगी खुद अपने स्तर से ले सकती हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों को कि आपने समय निकालकर इस महत्वपूर्ण मीटिंग को अटेंड किया और अटेंड करने के साथ ये जो आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जिसमें आप 10 लोग जुड़े हुए हैं, पंजीयन होने के बाद इसके आगे की जो मीटिंग्स होंगी उसको भी हम कंटिन्यू रखेंगे। और इस महीने का लक्ष्य यही है कि हमें अपने इस प्रोड्यूसर कंपनी में मेंबर्स को जोड़ना है और अच्छे मेंबर्स को जोड़ना है जो आप जैसी सोच रखते हो, जिस तरीके से आपकी आदर्श सोच थी, लीडरशिप थी और आप में विवेक धैर्य भी था और आप में इसको परस्पर जोड़े रखने की भावना भी थी। इसी तरह से आपको नए लोगों को जोड़ते हुए इस कड़ी से कड़ी मिलाकर इसको माला का स्वरूप देना है। और निश्चित रूप से जिस ध्येय के साथ में, उद्देश्य के साथ में हम इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, हम सब लोगों को कामयाबी जरूर मिलेगी। बस शर्त है कि हम ईमानदारी से एक प्रयास अपन करें। जो हम प्रयास कर रहे हैं वो विफल नहीं होगा, क्योंकि सर हमें इतने अच्छे तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं। और पहली बोर्ड ऑफ मीटिंग्स में सर ने खुद कहा कि आपकी बोर्ड ऑफ मीटिंग्स में देखेंगे कि किस तरह से इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारी पहली बोर्ड ऑफ मीटिंग्स जो रजिस्ट्रेशन के बाद में हुई है और हमें इतना अच्छा परामर्श सर के थ्रू मिला, और इसी को हम एक आदर्श मानकर और धीरे धीरे आगे इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। किसी काम में जल्दबाजी नहीं करनी, लेकिन समय रहते करना है। अगर कोई काम हमने समय के टाइम फ्रेमवर्क में नहीं किया तो उस काम की वैल्यू खत्म हो जाती है। इसलिए हर महीने के लक्ष्य निर्धारित करके और इस काम को हम अंजाम की तरफ बढ़ाएंगे। और निश्चित रूप से अगली बार जब हम मीटिंग करें तो सर को भी ये विश्वास आए कि हाँ, इन महिलाओं में कुछ तो आत्मविश्वास आया है
खुद के पैरों पे खड़े होने की इनमें क्षमता जागृत हुई है, वो आपके जो मीटिंग में जो बात करने का तरीका होगा उसमें जज होगा। और हम चाहेंगे कि कल अगली मीटिंग में हम सब लोग एक कॉन्फ्रेंस के रूप में बैठें और आप लोग पूरी मीटिंग को ऑब्जर्व करो और एक वक्ता के रूप में हम सब उसमें शामिल हों। बाकी आपको उस पूरी मीटिंग एजेंडे को कंप्लीटली आप ही को अटेंड करनी है। यही चीज़ हम शुरुआत सीखने की इसी से करेंगे अगली बार में। और धन्यवाद आपको, और मैं विशेषकर सर को भी आभार व्यक्त करता हूँ इस बात के लिए कि सर आज आप आए और इस जो पौधे को जो लगाया है, इस पौधे में आपने एक कवच का काम किया कि किस तरह से हम अपने आप को मजबूत बनाएं। पौधे तो खूब लोग लगा जाते हैं, लेकिन अगर उसके बाहर ट्री गार्ड लगाया तो वही पेड़ बढ़ता है, या फिर उसकी हमने सुरक्षा की है वो पेड़ बढ़ता है। तो आज पहली बार सर अपने साथ जुड़कर इस पेड़ को लगाने के साथ इन्होंने सुरक्षा का काम किया है और हमें एक आवरण में लिया है कि हम एक उस आवरण में बंद कर और सही तरीके से उस पेड़ को हम आगे की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि ये जो पौधा है एक वृक्ष का रूप ले और जब उस वृक्ष पे फल लगे तो वो देखने वाले को भी अच्छे लगे और हमें भी उसका प्रतिफल मिले। इसी उद्देश्य के साथ हम इस काम का आरंभ करेंगे और सर से इसका एक फॉर्मल तरीके से सर आपके कर कमलों से इसका एक इनॉग्रेशन करवाते हैं। कुछ लोग आप में से भी आगे आ जाइए।